बार मुझे आप बता दें कि सबको आवाज़ ठीक से आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है। सो हम स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का डिस्कशन। चलें ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो मैं अपने फ़ोल्डर में चला जाता हूँ जो हमने क्रिएट किया है HTML के लिए। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारी प्रीवियस कुछ डिस्कशंस जो हैं हमारे लेक्चर्स की HTML की जितनी हमने चीज़ें देखी हैं वो ये सारी पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करने का क्या मेथड है। तो आज फिर मैं उसी मेथड को दोबारा से कर रहा हूँ। मैं अपने एड्रेस बार में जाता हूँ, यहाँ पे इसको बैक स्पेस दबा के रिमूव करता हूँ। CMD लिखता हूँ यहाँ पे। CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट। इस फोल्डर के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट इस फोल्डर के अंदर ओपन हो गया है। ये आप देख सकते हैं वन ड्राइव, डेस्कटॉप और HTML ये फोल्डर है, इसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ code.code. तो एंटर करता हूँ तो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड इस फोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगा। ये लें, ये हमारी कुछ प्रीवियस क्लासेस हैं जो हमने देखी थी। तो ये HTML हमारा फोल्डर है जो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं ये यहाँ पे शो हो रही हैं। हमने पिछली क्लास में जो सेकंड क्लास जो हमने ली थी HTML की, उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें देखी थी। हमने ब्लॉक लाइन और ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स को देखा था। हमने HTML फॉर्मेटर्स को देखा था, मिसाल के तौर पर बोल्ड को, इटैलिक को, डिलीट को हमने देखा था। इसी तरह सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को देखा था। और इसके बाद हमने देखा था लिंक को, लिंक का टैग कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो लिंक को हमने देखा था कि हम कैसे अपने पेज को किसी दूसरे पेज के साथ या लिंक के साथ किस तरह से लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। उसके बाद हमने एट्रीब्यूट को देखा था कि एट्रीब्यूट क्या होता है। मैं इसलिए ये दोबारा बता रहा हूँ कि ताकि थोड़ी सी आपको रिमाइंड करवा दूँ चीज़ें। वो जो असाइनमेंट मैंने दी थी वो बहुत ही इजी सी असाइनमेंट्स थी, लेकिन तीन या चार लोगों ने की है वो असाइनमेंट। 3 लोगों ने किया आई थिंक, जहाँ तक मुझे अभी तक पता है। तो जिन्होंने किए हैं वेरी वेल डन, उनके लिए मैंने देखी है, उनके असाइनमेंट्स मैंने चेक किए हैं, कोड भी मैंने देखा है। तो बाकियों का आई डोंट नो कि क्यों नहीं उन्होंने की। तो नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करें कि असाइनमेंट्स करें। तो असाइनमेंट्स की बेस पे ही हम एवेलुएट करेंगे कि आप कैसे आगे चल के काम कर सकते हैं, किस तरह से हमारे इस कोर्स की पेस बनेगी, हम किस स्पीड से आगे चलेंगे। तो आई हाईली इनकरेज यू टू डू असाइनमेंट्स, और मुझे रिस्पॉन्स अगर देंगे तो इसी तरह से मेरी मोटिवेशन रहेगी और मेरी एनर्जी रहेगी, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताऊँगा। और हमारी पेस यानी स्पीड भी इसी हिसाब से आगे बढ़ेगी जब आप असाइनमेंट्स करेंगे। और अगर आप नहीं करेंगे, आप इसमें स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो कोडिंग ऐसी चीज़ है जिसमें स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको टिप ऑफ आइसबर्ग की तरह है कि मैं आपको टिप बता सकता हूँ आइसबर्ग की, जो ऊपर ऊपर जो नज़र आता है चीज़ें। जब आप एक्चुअल कोडिंग करेंगे तब आपको असल आइडिया होगा कि करना क्या है, किस तरह से करना है। जब आप प्रॉब्लम्स में स्टक होते हैं तो तब आपको पता चलता है चीज़ों का। जहाँ पे आप स्टक हों तो मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। मैं आपको बता दिया करूँगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो अगर फिर भी समझ ना आए तो मैं आप लाइव क्लास में मुझसे पूछ लें, मैं यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया करूँगा। तो आप ट्राई किया करें गूगल को यूज़ करने की। मैं आपको वो भी साथ साथ बताऊँगा कैसे आप गूगल पे प्रॉब्लम्स को सर्च कर सकते हैं। अच्छा, आगे हमने देखा था लिस्ट के बारे में, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में हमने देखा था। तो इसी कोड के अंदर एक क्वेश्चन था कि एक भाई ने पूछा था हमसे कि हम एक लिस्ट के अंदर बॉटम से टॉप पे कैसे मूव कर सकते हैं। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे पहले कुछ सिलेक्टर्स को देखेंगे कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं। तो जब हम सिलेक्टर्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उसके बाद हम आगे देखेंगे, वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे कि वो क्वेश्चन क्या था और उसका हम सोल्यूशन देखेंगे। ये जो कोड मैंने आपको दिया था उसके अंदर वो चल रहा है। वो जो कोड आपको मैंने सबको सेंड किया था
यहाँ पे है ये सेकंड क्लास। जब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, चला लेता हूँ, तो इसके अंदर वो वाली चीज़ चल रही है। मैं नीचे आता हूँ, आपको ज़रा दिखाता हूँ। सबसे नीचे आ गई, है मूव टू टॉप का बटन है। मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ, ये आप देखेंगे हम सबसे टॉप पे आ गए हैं। मैं दोबारा नीचे जाता हूँ, ये स्क्रॉल करके मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हैं हम दोबारा से ऊपर आ गए। तो मैं इसको अंडरस्टैंड आपको करवाऊँगा किस तरह से ये मैंने किया है। उसके लिए हमें सिलेक्टर को देखना पड़ेगा। अब तक हमने जितनी भी चीज़ें देखी हैं, हमने HTML के एलिमेंट्स को देखा है, हमने HTML के टैग्स को देखा है, कैसे टैग हम बनाते हैं, ओपनिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस की हैं। इसी तरह एक और किस्म का एट्रीब्यूट है जिसको हम सिलेक्टर कहते हैं। सिलेक्ट अच्छा, सिलेक्टर क्या है कि सिलेक्टर होता है मेनली हम किसी भी एलिमेंट को पकड़ना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि ये वाला स्पेसिफिक एलिमेंट हम उसको पकड़ना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे इसको हम कोई ना कोई सिलेक्टर लगा देते हैं। तो सिलेक्टर किस तरह से लगता है, उसको क्लास दी जाती है या उसको आईडी दी जाती है स्पेसिफिक। आईडी क्या होती है, आपकी आप पाकिस्तान के सिटीज़न हैं, आप हर किसी की एक अलग स्पेसिफिक आईडी है कि आपकी ये आईडी शनाख्त है आपकी। इसी तरह से कोई भी HTML का एलिमेंट है, उसकी अपनी एक शनाख्त होती है, तो हम उसको शनाख्त असाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, अपनी एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड क्लास नाम की मैं फ़ाइल बनाता हूँ, .html एक्सटेंशन है। मैं अपने यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आके ये शिफ्ट और 1 का बटन दबाऊँगा कम्बाइनली, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, उसको मैं एंटर कर दूँगा। ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता रिपीट भी करते जा रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे इन चीज़ों में। तो यहाँ पे ये आ गया। मैं आके डॉक्यूमेंट को रिमूव करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ THIR थर्ड क्लास। मैं मेटा के टैग को रिमूव कर देता हूँ। तो हम इसको भी किसी दिन कर लेंगे ये सारी चीज़ें, ताकि हमें समझ आ जाए ये मेटा क्या होता है। तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। इतनी चीज़ हमारे पास बन गई। मैं जाता हूँ अपने फ़ोल्डर के अंदर और इस फाइल को रन करके देखता हूँ। अच्छा, तो अगर हमने जाना है अपनी इस फाइल को रन करने के लिए, चलाने के लिए, तो हमें अपने फ़ोल्डर को लोकेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, VS कोड से भी आप उस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। आप इस पर राइट क्लिक करें और ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, इसको आप ओपन कर लें तो आपको यहाँ पे ये फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा, आपके सामने नज़र आ जाएगा। सिंपली इसको अब मैं ओपन कर लेता हूँ। ये थर्ड क्लास मेरे पास ओपन हो गया। मैंने टाइटल चेंज किया था, ये टाइटल मेरे पास चेंज होके आ गया। अच्छा, आगे हम मूव करते हैं। यहाँ पे मैं एक HTML का कोई भी टैग लेता हूँ और उसको एक क्लास और एक आईडी असाइन करके आपको समझाता हूँ। तो मैं H1 का फॉर एग्जांपल टैग ले लेता हूँ। सबसे पहले हमने ये H1 का टैग ही देखा था। मैं इसमें कहता हूँ हेलो क्लास और इसको मैं एक एट्रीब्यूट दूंगा। एट्रीब्यूट आपको मैंने बताया था कि हमेशा हम ओपनिंग टैग के अंदर ही एट्रीब्यूट को रखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईडी, तो सिंपल आईडी, इसकी हम कोई भी आईडी लिख सकते हैं। मैं इसको कह देता हूँ हेडर। हेडर में इसका नाम रख देता हूँ आईडी, इसकी मैं दे देता हूँ हेडर। तो अब मैं अगर इस H1 के टैग को किसी भी जगह पे कॉल करना चाहता हूँ, किसी भी जगह पे सिलेक्ट करके इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ या इसको किसी जगह पे और जगह पे कॉल करवाना चाहता हूँ, तो मैं इस आईडी को यूज़ करूँगा। मैं सिंपली आईडी के थ्रू हेडर को कॉल करूँगा तो वो समझ जाएगा, ब्राउज़र समझ जाएगा कि ये इस वाले H1 को कॉल किया जा रहा है, इसको सिलेक्ट किया जा रहा है। किसके थ्रू? इस आईडी के थ्रू किया जा रहा है। ये वाली आईडी जो हमने यहाँ पे स्पेसिफिक की है, तो ये इसको सिलेक्टर कहते हैं। इसी तरह एक और सिलेक्टर होता है, उसको हम कहते हैं क्लास सिलेक्टर। ये आईडी सिलेक्टर है। दूसरा सिलेक्टर होता है क्लास सिलेक्टर। तो हम क्लास भी किसी एक एलिमेंट को दे सकते हैं। तो मैं इस एलिमेंट को फॉर एग्जांपल क्लास, इसको भी इसको हेडर ही दे दूंगा फॉर एग्जांपल। आईडी और क्लास दोनों सेम भी हो सकती हैं, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो लेकिन हमें आईडी और क्लास डिफरेंट रखनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आईडी और क्लास में अब बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों सिलेक्टर,
हम इन दोनों की मदद से किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं दोनों सिलेक्टर, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि हम क्लास एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को असाइन कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक h1 लिया है, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेता हूँ p टैग, तो इसके अंदर मैं लॉरम इप्सम रख लेता हूँ। सिंपल ये लॉरम इप्सम यहाँ पे आ गया। मैं इसको क्लास दे देता हूँ हेडर, मैं उठा के सिंपली हेडर को यहाँ पे रख दूँगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब दो HTML दो एलिमेंट्स की क्लास सेम हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं इस आईडी को उठा के इस पैराग्राफ की आईडी भी सेम कर दूं, तो अब प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आईडी हर एक चीज़ की यूनिक होती है। एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर एक चीज़ को एक से ज़्यादा चीज़ों को आप एक ही आईडी नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से आपका आईडी कार्ड है वो आपका ही है, यूनिक आपकी तरह किसी और पर्सन को वो आईडी कार्ड इशू नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन आप अगर किसी क्लास में पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर आप BS कर रहे हैं, तो आप BS क्लास के अंदर है, तो उस क्लास के अंदर मल्टीपल और भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो ये क्लास और आईडी का मेन डिफरेंस है। हम क्लास एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को असाइन कर सकते हैं, लेकिन सेम आईडी एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को असाइन नहीं कर सकते। इसकी आईडी अगर हम रखेंगे तो वो कोई और डिफरेंट होगी। मैं इसको पैराग्राफ कह दूंगा, तो इसकी आईडी पैराग्राफ होगी, इसकी आईडी हेडर होगी। लेकिन इन दोनों की क्लास आप देख रहे हैं कि इन दोनों की क्लास सेम है, तो सेम क्लास होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आईडी दोनों की सेम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो ये एट्रीब्यूट है, इनको कहते हैं सिलेक्टर एट्रीब्यूट्स इनको कहा जाता है, कि जिनके थ्रू हम किसी भी HTML के एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने कल वाले कोड पे, ये सेकंड क्लास पे। तो इसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि हम एंकर टैग को देखा था कि एंकर टैग हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक एंकर का टैग हमने लगाया हुआ है। मैं इसको ज़रा सा रिपीट कर लेता हूँ, मैं इसको कॉपी करके थर्ड क्लास के अंदर ले जाता हूँ, ताकि एक फ़्रेश स्टार्ट रहे, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैं इसको चलाऊँगा, अपनी थर्ड क्लास को ज़रा ओपन करता हूँ जाके, मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, तो आप देख रहे हैं ये H1 का टैग है जिसको हमने आईडी और क्लास दी हुई है, ये पैराग्राफ का टैग है जिसको हमने आईडी और क्लास दी, और ये एक एंकर टैग है। एंकर टैग है A का टैग, इसके अंदर एट्रीब्यूट है href। मैंने आपको बताया था ये हम रेफरेंस देते हैं कि कहाँ पे जाना चाहिए इसके क्लिक करने पे, तो हमने आगे गूगल का लिंक दे रखा है। इसी तरह हमने आगे टारगेट दे रखा है ब्लैंक, इसका अंडरस्कोर ब्लैंक, इसका मतलब है कि ये एक नए टैब में ओपन करेगा। ये हमने दो एट्रीब्यूट्स इसको दे रखे हैं, और नीचे हमने हेलो गूगल लिख रखा है। तो ये एंकर टैग है। आई होप कि आपको मैंने रिपीट करवा दिया, आपको अब समझ आ गई होगी, कोई यहाँ पे इशू नहीं होगा। तो ये एंकर टैग है, इसको एंकर टैग कहते हैं, इस तरह से ये काम करता है। अच्छा, अब हम अपनी कल वाली क्लास में ज़रा जाते हैं, उसमें जाके देखते हैं कि हमने एंकर टैग को किस तरह से यूज़ किया है। अच्छा, आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आप गौर करेंगे कि आज वाली क्लास में वापस आता हूँ, अगर मैं इस कोड को रन करूँ और मैं इस आउटपुट पे क्लिक करूँ हेलो गूगल पे, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये एक नए टैब में ओपन हो रहा है, गूगल वेबसाइट ओपन हो रही है, ये गूगल का सर्च इंजन यहाँ पे ओपन हो रहा है। मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ, तो आपने दोबारा देखा एक न्यू टैब ओपन हो रहा है, उसके अंदर गूगल ओपन हो रहा है। मैं इनको क्लोज़ कर देता हूँ, मैं वापस आता हूँ यहाँ पे अपने कोड में, मैं गूगल की बजाय यहाँ पे हैश लिख देता हूँ। मैंने हैश लिख दिया, href के अंदर मैंने हैश लिख दिया। अब ये क्या करेगा, हम आते हैं अपने कोड पे, आउटपुट पे, यहाँ पे आके मैंने रिफ़्रेश किया, यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो क्या करेगा, कहीं भी नहीं लेके जाएगा, ये वापस उसी पेज पे मुझे ले आएगा। आपने गौर किया कि ये एक नए टैब में तो ओपन कर दिया, लेकिन दोबारा से इसने वही पेज ओपन कर दिया है। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो आप गौर करें, एक नया टैब उसने ओपन किया, लेकिन दोबारा उसी पेज के अंदर ही मुझे लेके आ गया। तो ये उसी पेज के अंदर नए टैब में क्यों लेके जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने टारगेट ब्लैंक कर रखा है। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ टारगेट ब्लैंक को, सेव करके मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ, बाकियों को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे कहीं भी नहीं लेके जाएगा, क्योंकि मैंने href के अंदर हैश लिख रखा है। तो हैश का मतलब है, यहाँ पे हैश का मतलब है कि आपने कहीं भी नहीं जाना, इसी पेज के ऊपर ही रहना है। हैश का ये मतलब होता है कि कोई भी लिंक यहाँ पे हमने नहीं दिया होगा, तो
तो आपने इसी पेज के ऊपर रहना है। तो मैं हेलो गूगल के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये इसी पेज के ऊपर रह रहा है। मैं जितनी बार भी क्लिक करूँगा ये कहीं नहीं लेके जा रहा। तो आप यहाँ पे गौर करें, ये यूआरएल के अंदर ज़रा सा एक चेंज करता है, यहाँ पे हैश एंड में ऐड कर देता है यूआरएल के अंदर। मैं इस हैश को रिमूव करता हूँ, एंटर करता हूँ, मेरा पेज चल गया। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, मेरा पेज चल रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपने गौर करना है यूआरएल के अंदर इस जगह पे हैश का इजाफा हो जाएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपने देखा यहाँ पे हैश आ रहा है, क्योंकि हमने href के अंदर उस हैश को लिख रखा है। तो वो लेके तो इसी पेज के ऊपर आ रहा है। हैश का क्या काम है कि वो आपको कहीं और नहीं लेके जाता, उसी पेज के ऊपर रखता है। हम आते हैं अपने कल वाली क्लास पे। इसके अंदर मैंने कुछ लंबा चौड़ा सा कोड लिख रखा था। मैं ज़रा इसकी आउटपुट को भी ओपन कर लेता हूँ। ये सेकंड क्लास है, इसके आउटपुट को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। हमने कुछ यहाँ पे H1 लिए थे, कुछ पैराग्राफ्स लिए थे, कुछ हमने टैग्स को देखा था, एंकर टैग लगाए थे, कुछ लिस्टें बनाई थी हमने। ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने कर ली थी। तो मैंने क्या किया था, इस कोड को 2 बार रिपीट किया ताकि यहाँ पे कुछ स्क्रॉल इफेक्ट आ जाए, हमारा पेज बड़ा सा हो जाए। ये वाला स्क्रॉल हम यहाँ पे लाना चाहते थे ताकि हमारा पेज बड़ा सा हो जाए और हम नीचे तक स्क्रॉल कर सकें। तो जैसे ही मैं नीचे आया तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि हम कैसे अपने एक पेज पे, मतलब मूव टू टॉप हम कैसे कर सकते हैं, कि हम सबसे एंड पे आ गए हैं, किसी जगह पे हम क्लिक करें तो हम सबसे ऊपर दोबारा वापस मूव कर जाएं इस जगह पे। तो ये किस तरह होगा, जैसे मैं देखें इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मैं वापस ऊपर आ गया हूँ अपनी जगह पे। तो ये कैसे हो रहा है, अब आपको ये मैं बताता हूँ ये कैसे हो रहा है। इसके अंदर हम आ गए। मैंने क्या किया कि H1 का जो टैग है, ये सेकंड क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, कल वाली क्लास की। तो इसके अंदर ये H1 का जो टैग है, इसको मैंने क्या किया, एक आईडी असाइन कर दी है। एक आईडी मैंने हेलो नाम की एक आईडी असाइन कर दी है। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इस H1 को मैंने सिलेक्ट कर लिया। H1 को सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, सबसे नीचे आके जो सबसे आखिर में टैग पड़ा होगा, सबसे आखिर में मैंने मूव टू टॉप नाम का एक टैग बना लिया, एंकर टैग है। और एंकर टैग के अंदर मैंने href लिया, जो अभी मैं आपको बता के हूँ href, और मैंने हैश लगा दिया। हैश लगाने का क्या मतलब है कि जब भी मूव टू टॉप के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये इसी पेज के अंदर ही रहेगा, इस पेज से बाहर कहीं नहीं जाएगा। और हैश के साथ मैंने ये आईडी लगा दी हेलो नाम की, जो आईडी मैंने H1 को असाइन कर रखी है, ये वाली यहाँ पे, ये H1 है हेलो क्लास, इसकी आईडी मैंने हेलो रखी हुई है। और इसकी आईडी को मैंने आके इस href के अंदर रख दिया और हैश के साथ। तो मैंने जब इसको सेव किया, वापस आया अपनी आउटपुट पे, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, मैं एंड पे आ जाता हूँ, मैं ज़रा इसको कर लेता हूँ जूम इन। एंड पे आ गई, ये आपको मूव टू टॉप नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं मूव टू टॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये वापस से मुझे इसको गेट करता है और इसको ओपन करता है, कहता है कि भाई आप कहाँ हो, इसको सामने ले आता है। क्या होता है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये सबसे पहले तो इस पेज के ऊपर ही रहता है क्योंकि मैंने हैश लगा रखा है, और उसके बाद आईडी को सर्च करता है कि भाई इस पेज के अंदर कहीं हेलो नाम की आईडी पड़ी हुई है, अगर पड़ी है तो कहाँ पड़ी हुई है। तो उसको सबसे ऊपर वो नज़र आती है, तो वो कहता है कि आपको कॉल किया गया है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो कहता है कि भाई आपकी आईडी को कॉल किया गया है, हेलो नाम की जो आईडी है उसको कॉल किया गया है। वो उसको कॉल करता है और उस एलिमेंट को मेरे सामने रख देता है ला के। तो वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो सबसे ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट वो मेरे सामने कर देता है। तो ये एक मेथड है कि हम किस तरह से सेम पेज पे HTML को यूज़ करते हुए मूव कर सकते हैं। अब मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा कि आपने क्या करना है, आपने एक बड़ा सा पेज बनाना है इसी तरह का, इसी कोड को या इस तरह के किसी और कोड को, या जो आपने असाइनमेंट किए उसी कोड को आप 3-4 बार कॉपी पेस्ट करेंगे, उसको रिपीट करेंगे, बड़ा सा एक पेज बनाएंगे। तो आप पेज के मिडल में मूव करवाएंगे, सबसे एंड पे आप यहाँ पे 3 लिंक बना लेंगे, मूव टू टॉप, मूव टू मिडल, मूव टू बॉटम। इस तरह से आप 3 बटन बना लेंगे। तो जब आप टॉप पे क्लिक करेंगे तो आपको टॉप पे जाना चाहिए, जब आप मिडिल वाले पे क्लिक करेंगे तो वो आपको दरमियान में लेके आए, और जब आप बॉटम पे क्लिक करेंगे तो वो हैश वहाँ पे आप लगा दें कि वो कहीं मूव ना करे, या किसी आईडी को वहाँ पे भी असाइन कर देना। तो ये सिंपल सी एक असाइनमेंट है, ये आपने करनी है नेक्स्ट। ये चीज़ें थी जो आज हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड करनी थी। हमने सिलेक्टर को अंडरस्टैंड करना था कि सिलेक्टर क्या होता है, आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर क्या चीज़ है, ये आपको मैंने आज बता दिया। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, किसी को समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है, तो फिर हम फर्दर स्टार्ट करते हैं आज जो हमने आगे काम करना है।
सर जो हमने कमांड यूज करनी है वो सिर्फ पैराग्राफ के अंदर ही कर सकते हैं या बाहर भी कर सकते हैं? आप किस कमांड की बात कर रहे हैं? कौन सी कमांड हम जो यूज़ करते हैं? आप किस कमांड की बात कर रहे हैं? कौन सी कमांड हम पैराग्राफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं या बाहर? सर एनीमन कमांड यानी कि जो भी कमांड अगर हम यूज करें वो पैराग्राफ की यानी कि पैराग्राफ के अंदर ही यूज कर सकते हैं, बाहर भी यूज कर सकते हैं, पैराग्राफ के बाहर। कमांड से आपका मतलब क्या है? मुझे ये नहीं आपकी बात की समझ आ रही है। आपका कमांड से कौन सी कमांड? कमांड तो कई किस्म की होती हैं, हम तो टर्मिनल के अंदर कमांड लिखते हैं बेसिकली। सर वही पूछ रहा हूँ यानी कि हमने जो भी कमांड यूज की है हम यानी कि वो पैराग्राफ जो लिखा हुआ है उसके अंदर ही यानी इस्तेमाल कर सकते हैं कमांड को, या जो पैराग्राफ के बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि? हम बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से आपको यहाँ पे पैराग्राफ नज़र आ रहा है। मैं अपनी पुरानी क्लास में चला जाता हूँ ज़रा से। ये देखें, ये पैराग्राफ का टैग है। इसके अंदर देखें मैंने मल्टीपल एलिमेंट्स को यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे मैंने बी बोल्ड को यूज़ कर रखा है, इटैलिक को यूज़ किया हुआ है, डेल को, बी आर को, तो इसके अंदर यूज़ की हुई हैं। आप देखें इस पैराग्राफ से बाहर भी यूज़ कर रखी हैं। ये डेल है, ये पी है, ये सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट उससे बाहर भी यूज़ कर रखी हैं। ये आप देखें, सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है, इसी तरह एंकर टैग है, ये पी से बाहर है पैराग्राफ से। तो एलिमेंट तो हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ये स्पेसिफाइड तो नहीं है कि हम पैराग्राफ के अंदर ही एलिमेंट को यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हम देखने जा रहे हैं कि इमेज को कैसे हम अपने पेज के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। आज हम ज़रा सा इमेज के बारे में देखेंगे कि इमेज को हम कैसे इंसर्ट करते हैं। मैं अपने वापस आ जाता हूँ थर्ड क्लास वाले कोड में। तो मैं इसको ज़रा से ये जो मैंने कोड किया है इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, कुछ को रिमूव करता हूँ इस कोड को। अच्छा, हमारे पास एक एलिमेंट है इमेज नाम का। मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ IMG इमेज और इस टैग को क्लोज़ कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास HTML के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ओपनिंग टैग होता है, सिर्फ क्लोजिंग टैग नहीं होता, वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पैराग्राफ देखा है, तो इसका एक ओपनिंग टैग है, ये वाला आपको नज़र आ रहा है ऊपर, और ये क्लोजिंग टैग है। इसी तरह H1 है, ये इसका ओपनिंग टैग है और नीचे इसका क्लोजिंग टैग है। इसी तरह हमने पिछली क्लास में सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे देखे थे जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं। लेकिन अब हम एक ऐसे टैग को देखने जा रहे हैं जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, तो वो है इमेज का टैग। IMG से इसको लिखा जाता है इस तरह से, IMG इमेज का ये टैग है। तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब इसका ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं होता, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब सिंगल टैग होता है। तो इमेज का एलिमेंट हमेशा सिंगल क्लोजिंग टैग है। तो IMG लिख के हम इस टैग को लिख सकते हैं। इसके चंद एक एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया कि एट्रीब्यूट क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें किसी भी एलिमेंट के बारे में। तो इमेज का जिस तरह से हमने एंकर टैग का href यूज़ किया था, इसी तरह इमेज का भी href होता है कि हमें इमेज का टैग हम लगा तो यहाँ पे दिया है। मैं इसको सेव करता हूँ, जहाँ यहाँ पे जाके मैं ज़रा आउटपुट देखता हूँ कि क्या आउटपुट आती है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे हमने इमेज का टैग लगा तो दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा। तो क्या होता है कि हमने अब बताना है कि भाई इमेज हमारी पड़ी कहाँ पे हुई है, हमारी इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है, जिसको वो गेट करेगा और ब्राउज़र पे हमें शो करवाएगा यहाँ पे। तो अब इसको हमने पाथ बताना है। जिस तरह से हमने एंकर टैग को एक पाथ बताया कि भाई आपने लिंक करना है इस चीज़ के साथ, तो लिंक करवाने के लिए हमने href को यूज़ किया था। यहाँ भी हम सिंपल href को ही यूज़ करेंगे। सॉरी, हम href को नहीं यूज़ करते, यहाँ पे हम सोर्स को यूज़ करते हैं। जिस तरह हमने उसमें बताया था कि हमने जाना कहाँ पे है, href मतलब हमने बताया था कि आपने इस लिंक पे अब जाना है, या यहीं पे रहना है, या कहीं पे जाना है। तो इसी तरह यहाँ पे एक सोर्स का टैग होता है, SRC सोर्स। हम बताते हैं कि भाई यहाँ पे इस इमेज का सोर्स पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये इमेज पड़ी हुई है, यहाँ से इसको गेट करके ब्राउज़र के अंदर शो करवा दो। तो ये सोर्स का हमने टैग लगा लिया।
अभी मैं कोई इमेज गेट ढूंढता हूँ और इसको लगाता हूँ, और इसका दूसरा एक टैग होता है ALT, अल्टरनेटिव। मतलब वो क्या करेगा, ये दो टैग आपने अंडरस्टैंड करने हैं। एक होता है सोर्स, एक होता है अल्टरनेटिव, ALT। अच्छा, अब करता क्या है बेसिकली कि वो सबसे पहले सोर्स को गेट करने की कोशिश करता है। अगर तो आपका सोर्स ठीक है, उसको इमेज वहाँ पड़ी मिल जाती है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर देता हूँ डॉट स्लैश कुछ भी डॉट JPG में कर देता हूँ, तो ये इस नाम की इमेज यहाँ पे पड़ी तो कोई नहीं हुई। डॉट स्लैश मेरे रूट पे यहाँ पे कोई इमेज मुझे इस नाम की नज़र नहीं आ रही, हमने रखी नहीं है कोई इमेज। तो ये क्या करेगा, इसको इमेज मिलेगी ही नहीं। तो अल्टरनेट के अंदर मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, इमेज नॉट फाउंड। मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, इमेज नॉट फाउंड। तो क्या करेगा, ये पहले सबसे ट्राई करेगा इमेज का टैग कि इस लोकेशन पे इमेज को ढूंढने की कोशिश करे। अगर तो उसको मिल जाती है तो वो ब्राउज़र के अंदर शो करवा देगा, अगर उसको नहीं मिलती तो वो क्या करेगा, इस टेक्स्ट को शो करवा देगा और एक ब्रोकन इमेज शो करवाएगा। अभी हम देखते हैं आउटपुट पे जाके हमें क्या नज़र आता है। तो ये आप देखें कि यहाँ पे एक ब्रोकन टूटी हुई इमेज हमें नज़र आ रही है, और साथ में हमें टेक्स्ट नज़र आ रहा है इमेज नॉट फाउंड, जो अभी हमने अल्टरनेटिव के अंदर रखा है। तो क्या होता है यहाँ पे बेसिकली कि वो ट्राई करता है इमेज को फाइंड करने की। अगर उसको मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो वो क्या करता है कि अल्टरनेटिव को शो करवा देता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से किसी इमेज को ढूंढते हैं। मैं अपने डाउनलोड में आ जाता हूँ, मैं इसी इमेज को उठा लेता हूँ। इस इमेज को उठा के मैं आ जाता हूँ अपने HTML के अंदर, HTML फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे आके मैं रूट के ऊपर ही इमेज को रख देता हूँ। उसके साथ रूट के ऊपर इसके साथ ही इमेज को रख देता हूँ। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ फ़ोटो, सिंपल मैं इसका नाम रख देता हूँ। और इसकी एक्सटेंशन आपने ज़रूर देखनी है। मैंने आपको बताया था कि इमेज की किसी भी फाइल की एक एक्सटेंशन होती है, तो इमेज की भी कुछ टाइप्स होती हैं, उसकी भी एक्सटेंशन होती हैं मुख्तलिफ। तो कुछ इमेजेस PNG होती हैं, कुछ JPG होती हैं, कुछ किस तरह की होती हैं। तो आपने क्या करना है, इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप देखें टाइप ऑफ फाइल आपको नज़र आ रहा है, तो कौन सी उसकी टाइप है, .jpg आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो इसकी इमेज की एक्सटेंशन क्या है, .jpg। तो जब भी आपने HTML के अंदर इमेज का पाथ देना है, इमेज का नाम देना है, तो साथ उसकी टाइप ज़रूर बतानी है कि इसकी टाइप क्या है। कुछ इमेजेस होती हैं उनकी टाइप होती है PNG, कुछ की JPG होती है, कुछ की JPEG होती है, कुछ SVG होती हैं, मुख्तलिफ़ तरह की इमेजेस होती हैं। तो हर एक इमेज की जो टाइप है वो डिफरेंट होती है, तो हमने उसकी टाइप को लाजमी स्पेसिफाई करना है कि उसकी टाइप क्या है। मैंने यहाँ पर रूट पे ये इमेज रख दिया है, फ़ोटो मैंने इसका नाम रख दिया है, और इसकी जो टाइप है ये यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही है JPG फाइल है। तो मैं जाता हूँ ज़रा वापस अपने कोड पे, यहाँ पे जाके मैं इस सारे नाम को रिमूव करता हूँ। सोर्स, सिंपल ये सोर्स का एक टैग आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इस इमेज को मैंने गेट करना है, तो गेट कैसे करूँगा, मैंने आपको बताया था कि रूट के ऊपर जो चीज़ पड़ी होती है हम उसको डॉट स्लैश के साथ गेट कर सकते हैं। डॉट स्लैश जैसे मैं लिखूँगा तो ये जो करंट फाइल यहाँ पे ये थर्ड क्लास वाली फ़ाइल चल रही है, इसके साथ सिबलिंग में जितनी भी फाइल्स पड़ी होंगी वो सारी की सारी को गेट कर लेगा और बताएगा कि भाई इनमें से कौन सी फ़ाइल आपने लेनी है। तो ये जितनी भी इसकी सिबलिंग है, तो हमें ये इमेज फ़ोटो यहाँ पे इसकी सिबलिंग नज़र आ रही है, एज अ सिबलिंग इसकी नज़र आ रही है, मतलब इसके साथ हायरार्की में पड़ी हुई है। तो मैं सिंपल इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसने फ़ोटो भी लिख दिया और .jpg भी साथ में खुद ही लिख दिया है। तो अगर ये मुझे खुद से लिखना पड़ता तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, photo.jpg। तो ये आपने लाजमी उसकी एक्सटेंशन लाजमी लिखनी है इमेज की। अगर आप एक्सटेंशन मिस करेंगे या इमेज का नाम सही से नहीं लिखेंगे या उसको इमेज सही से नहीं मिलेगी तो वो आपकी इमेज को कभी भी गेट नहीं करेगा आपका ब्राउज़र। तो हम ज़रा आउटपुट पे जाते हैं, देखते हैं कि क्या हमारी इमेज आई है कि नहीं। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें आपको यहाँ पे इमेज नज़र आ रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी इमेज है। आप देखें इसने ब्राउज़र को कितने हिस्से को खुद ही कवर कर लिया, इतनी बड़ी इमेज आपको यहाँ पे ये नज़र आ रही है। अब हम इमेज का कुछ साइज़ छोटा करते हैं। हम मज़ीद एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हुए इमेज का साइज़ छोटा करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं। एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताए हैं कि किसी भी HTML के टैग के बारे में या HTML एलिमेंट के बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इमेज की हाइट और विड्थ को कंट्रोल करूँगा। कैसे, मैं हाइट का एक एट्रीब्यूट लिखता हूँ, आपको नज़र आ रहा है हाइट लिखा हुआ इज़ इक्वल टू डबल कोटेशन, मैं इसकी हाइट रख देता हूँ 200 पिक्सल।
तो पिक्सल में हम हाइट लेते हैं, हाइट या विड्थ या कोई भी चीज़ हम पिक्सल्स में लेते हैं। HTML के अंदर ये पिक्सल एक यूनिट है किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करने का कि उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी विड्थ कितनी होगी। जैसे कि हम रियल लाइफ में मीटर्स और फीट को यूज़ करते हैं, कितने फीट की लंबाई है, कितने मीटर की ये लंबाई है, या कितने किलोमीटर है, कितने माइल्स हैं। तो इसी तरह HTML के अंदर हम पिक्सल्स को यूज़ करते हैं। पिक्सल की तरह और भी हैं कुछ यूनिट्स, हम एक सेशन उस पर अलहदा करेंगे, हम उसमें देखेंगे कि रैम, EM, PX ये सारी क्या चीज़ें होती हैं। जब हम CSS करेंगे उसके अंदर हम सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे अच्छी तरह से। अभी तक के लिए आपको सिर्फ इतना देखना ज़रूरी है कि ये हाइट का एक एट्रीब्यूट है, हमने वो लगा दिया कि इस इमेज की हाइट कितनी होगी। हाइट तो हमने स्पेसिफाई कर दिया, अब हम विड्थ भी स्पेसिफाई करते हैं, इस इमेज की विड्थ कितनी होगी, वो भी मैं 200 पिक्सल कर देता हूँ, सिंपल। मैं सेव करता हूँ Ctrl+S दबा के। अगर आपने ऑटो सेव नहीं लगाया हुआ, यहाँ पे फाइल पे आए, यहाँ पे ये ऑटो सेव है, आपने इनेबल कर लेना है। अगर नहीं किया हुआ तो Ctrl+S दबाएंगे, आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। वापस आए अपने ब्राउज़र पे, यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये 200 पिक्सल इसकी हाइट हो गई है और 200 पिक्सल ही इसकी विड्थ हो गई है। तो ये इमेज का टैग है। इमेज का टैग इस तरह से काम करता है। अभी तक हमने इमेज के टैग को देखा और 4 एट्रीब्यूट उसके साथ देखे हैं। एक हमने सोर्स का एट्रीब्यूट देखा है, दूसरा हमने अल्टरनेट का एट्रीब्यूट देखा है, तीसरा हमने हाइट का, और चौथा हमने विड्थ का एट्रीब्यूट देखा है। ये 4 एट्रीब्यूट देखे हैं और इमेज का टैग हमें समझ आ गया किस तरह से हम इमेज को अपने ब्राउज़र के अंदर, अपनी फ़ाइल के अंदर लेके आ सकते हैं। मैं एक और इमेज यहाँ पे लेके आता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि ना अपने HTML फ़ोल्डर के अंदर आता हूँ, यहाँ पे आके कि न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। आपको एक थोड़ा सा बेस्ट मेथड बताने लगा हूँ कि यहाँ पे आप इतना ज़्यादा वो बखेरा सा ना डाल दें, इसलिए आप एक न्यू फ़ोल्डर बना लें और उसका नाम रख लें एसेट्स। अब उसका नाम एसेट रख लें, सिंपल एसेट नाम उसका रख लें, और इस इमेज को उठा के इस एसेट के फ़ोल्डर के अंदर पेस्ट कर दें। तो ये हमारी इमेज उस फोल्डर के अंदर चली गई है। ये आपको नज़र आ रही होगी, ये एसेट का फ़ोल्डर है, इसके अंदर हमारी इमेज चली गई है। अच्छा, अब क्या होगा कि हम ब्राउज़र पे जाके देखते हैं, ये अभी तक तो हमें इमेज नज़र आ रही। जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे 2 ब्रोकन इमेजेस के टैग और इमेज नॉट फाउंड नज़र आ रहा होगा। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे दूसरा भी एक यूज़ किया हुआ है। मैं फ़िलहाल के लिए इसको रिमूव करता हूँ और अब आके अपने ब्राउज़र पे देखते हैं तो इमेज नॉट फाउंड आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? अभी तो इमेज हमारी चल रही थी, अभी इमेज ख़त्म क्यों हो गई यहाँ से? तो इसकी वजह ये है कि हमने इमेज का पाथ चेंज कर दिया है। पहले ये हमारे रूट पे पड़ी हुई थी, हमारी फ़ाइल के साथ पड़ी हुई थी सिबलिंग में, तो अब हमने उसको उठा के एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर मूव कर दिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके नाम को यहाँ से कट करना पड़ेगा, दोबारा से हम डॉट/ लिखेंगे। अब देखें आपको एसेट्स यहाँ पे एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा है। जो भी रूट पे उसके सिबलिंग के साथ चीज़ें पड़ी होंगी वो सारी डॉट/ के साथ आपको शो करवा देगा। मैं एसेट्स को सिलेक्ट करता हूँ और जैसे ही मैंने एसेट्स को सिलेक्ट किया है उसके अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हैं, तो क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, ये इमेज पड़ी हुई है, तो वो उसको सिलेक्ट, वो हमें शो करवा रहा है। मैं उसको क्लिक करता हूँ तो ये अब ये पाथ हमारा है। मैं इसको सेव करके वापस पे जाके ब्राउज़र पे जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो वो हमारी इमेज को शो करवा देगा। ये आपको नज़र आ रही इमेज यहाँ पे आ चुकी है। आई होप सो को आपको इमेज की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें ज़रा, नहीं तो हम फर्दर मूव करते हैं। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं HTML फॉर्म्स के बारे में। फॉर्म क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्म्स का। तो ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, HTML5 के अंदर आता है। ये क्वेश्चन है कि सर इमेज की पिक्सल मिनिमम और मैक्सिमम कितना यूज़ हो सकते हैं? कितने भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप 100 यूज़ कर लें, आप 500 यूज़ कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं जैसे अभी मैंने कोई हाइट और विड्थ नहीं दी हुई थी, तो उसने क्या किया कि इमेज की जितनी भी हाइट विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट थी उसने सारी की सारी उसको लगा दी। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ इमेज को ओपन करके। मैं एसेट्स पे क्लिक करता हूँ, रिवीलिंग फाइल एक्सप्लोरर करता हूँ
ये ओपन कर दिया इसने एसेट्स का फोल्डर मेरे सामने, मैं इसको ओपन करता हूँ इमेज को, और ये विंडोज़ का इमेज व्यूअर है, इसके अंदर ये इमेज ओपन करके मुझे दे देगा। हम यहाँ पे ना इसकी हाइट और विड्थ भी देख लेंगे कितने बाय कितने की ये इमेज है। आई थिंक सो यहाँ पे होता है एक ऑप्शन, तो उस पर हमें नज़र आ जाता है ये कितने बाय कितने की इमेज है। ये एडिट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे कहीं होता है एक ऑप्शन, अब मुझे शायद मिले ना, ये कैसे उसको निकालते हैं। हाँ ये देखें, ये जैसे मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये आपको इमेज के एंड पे, ये इमेज के बिल्कुल बॉटम पे आपको नज़र आ रहा होगा ये कितने बाय कितने की है। ये 4000 बाय 3200, ये आपको पिक्सल में नज़र आ रहा है। ये कितने बाय कितने की इमेज है ये आपको नज़र आ रहा है। तो क्या किया था, जब मैंने हाइट और विड्थ नहीं दी हुई थी तो इसने क्या किया, इमेज में बाय डिफ़ॉल्ट 4000 बाय 3200 की स्पेस ले ली थी। बाय डिफ़ॉल्ट इतने पिक्सल की स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर रखी थी, लेकिन मैंने उसको 200 बाय 200 का जब किया 200 बाय 200, तो वो 200 तक ही फिक्स होके रह गई। तो ये है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितनी भी पिक्सल उसको दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे 200 किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 1000 कर दूँ अगर, इसी तरह मैं विड्थ को भी 1000 कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाकर ज़रा सा रिफ़्रेश करूँगा जब, तो हम देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। अब ये देखें इसने 1000 बाय 1000 की यहाँ पे पिक्सल ले ली। तो ये है, ये होता है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें नज़र आता है कि जी इमेज कितनी नज़र आ रही है। यहाँ पे ये पूरी स्क्रीन उसने ऑक्यूपाई कर रखी है, ये कितनी स्क्रीन है, ये कितनी जगह पे हमें शो करवानी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम पूरी इमेज को, ऐसी इमेजेस हमारे पास होती हैं कि पूरी इतनी लंबी सारी वेबसाइट, बड़ी सी वेबसाइट, सारी वेबसाइट के बैकग्राउंड में वो सारी इमेज आ रही होती है। तो फिर हमें वहाँ पे उस तरह की इमेज की ज़रूरत होती है जो इतनी लेंथ की इमेज हो, इतने पिक्सल की इमेज हो, तो हम उसको यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि उसकी जो हाइट होती है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब जहाँ तक वेबसाइट जाएगी वहाँ तक उसकी हाइट होगी, और जो विड्थ है वो भी 100% होती है कि यहाँ से लेके एंड तक वो सारी की सारी विड्थ भी ऑक्यूपाई कर लेती है। तो ये हमारे यूज़ केस पे डिपेंड करता है हम किस जगह पे और कैसे इमेज को यूज़ कर रहे हैं। मैं अभी 1000 किया, इसको मैं 50 करके देखता हूँ ज़रा, हम 50 कर लेते हैं। तो आप इसको 10 पे भी ला सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। अभी आप 50 पे देखें तो ये कितनी छोटी आपको नज़र आएगी। ये देखिए 50 पे आपको क्या नज़र आ रहा है। तो मोस्टली हम 50 वाली इमेजेस जो हैं, ये प्रोफाइल इमेजेस आप शो करवाते हैं जब, या फेसबुक पे आप देखते हैं तो इतनी छोटी सी या इससे भी छोटी इमेज आपको नज़र आ रही होती है, तो उसके कॉर्नर्स राउंड किए होते हैं। तो ये इस तरह के यूज़ केस के हिसाब से आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इसको। आई होप सो का आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फॉर्म्स की तरफ, कि फॉर्म क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्म, आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि मैं फॉर्म्स के ऊपर आपको काफ़ी सारी असाइनमेंट्स दूंगा। अभी एक असाइनमेंट मैंने आपको बता दी हुई है, तो वो आपने करनी है। नेक्स्ट हम फॉर्म पे मूव करते हैं, वो असाइनमेंट अभी देख लेते हैं हम, और वो फॉर्म को देखते हैं सबसे पहले, और उसके बाद असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना आपको फॉर्म स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि इनपुट टैग क्या होता है। HTML के अंदर एक एलिमेंट होता है इनपुट का एलिमेंट। इनपुट का मतलब होता है यूज़र से कोई भी वैल्यू लेना। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, फेसबुक आपसे क्या मांगता है, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है, आपका ईमेल एड्रेस या पासवर्ड आपसे डिमांड करता है। आप गूगल पे जाते हैं, जीमेल पे जाके लॉगिन करते हैं, वो आपसे क्या डिमांड करता है, आपका यूज़र नेम या ईमेल और पासवर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास फेसबुक का अकाउंट नहीं है, तो आप फेसबुक पे जाते हैं तो वो कहता है कि भाई पहले अपना अकाउंट बनाएं। तो वो आपसे क्या डिमांड करता है, आपका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सारी चीज़ें आपसे लेता है और आपको साइन अप करवा देता है, मतलब आपका अकाउंट बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे वो लेता किस तरह है, किस फॉर्म में, किस मीडियम के थ्रू आपसे ले रहा है, वो आपको डब्बे डब्बे से नज़र आ रहे होते हैं। आप सिंपल उनके अंदर कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, अपना नाम वगैरह लिखते हैं। तो आप जैसे अपना नाम लिख के किसी बटन पे, साइन अप वगैरह बटन पे क्लिक करते हैं, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फेसबुक के सर्वर पे चली जाती है। तो वो सर्वर पे जाने के बाद फेसबुक के डाटाबेस के अंदर आपकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो स्टोर हो जाती हैं। तो ये एक मेथड है
आपसे इनपुट लेने का, आपसे आपकी इंफॉर्मेशन लेने का। तो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं इनपुट टैग को, कि हम यूज़र से उसका डाटा कैसे ले सकते हैं, यूज़र का डाटा कैसे हम गेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एक टैग लिखता हूँ INPUT, इनपुट। मैंने सिंपल इनपुट लिखा। अभी मैंने आपको बताया जिस तरह से इमेजेस सेल्फ क्लोजिंग टैग हैं, मतलब इनका जस्ट एक ही टैग होता है, इसी तरह इनपुट भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इनपुट भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अच्छा, मैंने इतना इनपुट लिख लिया। हम देखते हैं जाके ज़रा के ब्राउज़र पे कि आउटपुट क्या आ रही है हमें। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा मैंने सिंपल इनपुट लिखा है और यहाँ पे आपको कुछ नज़र आ रहा है, कुछ एक डब्बा सा बना है जिसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, और मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ, उसको डिलीट भी कर सकता हूँ, ये मैं सिलेक्ट ऑल करके उसको डिलीट भी कर रहा हूँ। मैं कुछ और भी लिख रहा हूँ, मैं मिटा भी सकता हूँ, कुछ वापस भी जा सकता हूँ, नया भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या है, कुछ इनपुट है, कोई इनपुट यूज़र से ले रहे हैं हम। जिस तरह फेसबुक पे आप जाते हैं, आप वहाँ पे साइन अप करते हैं या लॉगिन करते हैं, आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं, इसी तरह का ये भी कुछ आपको नज़र आ रहा है, इसको हम इनपुट कहते हैं। अच्छा, अब इनपुट के भी काफ़ी तरह के एट्रीब्यूट वो होते हैं, एट्रीब्यूट्स। अच्छा, अब इनपुट के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, वो डिपेंड करते हैं हम किस तरह की इनपुट यूज़र से ले रहे हैं, हम किस तरह की यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे इनपुट टाइप, कि किस टाइप की इनपुट आपने लेनी है यूज़र से। मैं टाइप लिखता हूँ, तो ये देखें टाइप का एट्रीब्यूट यहाँ पे टाइप हो गया है, लिखा गया, और मैं इसके अंदर ला के लिख देता हूँ TEXT, टेक्स्ट। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप इनपुट बनाएंगे और उसके अंदर ये टाइप टेक्स्ट ना मेंशन करें, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो टेक्स्ट ही होगी उसकी टाइप। ये देखिए अभी भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे ये पहले काम कर रहा था अब भी ये वैसे ही काम कर रहा है। तो ये हमने टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे इनपुट टाइप हमने टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। तो ये इसका एक बेसिक सा एट्रीब्यूट है। यहाँ तक ये इनपुट टैग है। आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ आ गई होगी। अच्छा, इसी तरह कुछ और भी इनपुट के एट्रीब्यूट्स होते हैं। मैं एक और इनपुट लेता हूँ, यहाँ पे ये देखें आप, मैं इसको ज़रा सा रिमूव कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अच्छा, मैं इसकी टाइप लेता हूँ कोई भी, मैं इसकी टाइप कर देता हूँ इनपुट की रेडियो, रेडियो में इसकी टाइप कर देता हूँ। अच्छा, मैं आउटपुट पे आके देखता हूँ कि हमें क्या नज़र आ रहा है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे एक गोल सा ये इस तरह का नज़र आ रहा है, रेडियो बटन इसको हम कहते हैं। इसी तरह मैं कर देता हूँ, एक और इनपुट लेता हूँ और उसकी मैं टाइप कर देता हूँ चेक बॉक्स। इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी टाइप कर देता हूँ चेक बॉक्स, सेव करता हूँ, आके क्लिक किया, ये देखें आपको ये चेक बॉक्स नज़र आ रहा है। तो आपने अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर ऐसी चीज़ें देखी होंगी, कुछ रेडियो बटन देखे होंगे, कुछ ऐसी इनपुट देखी होंगी जिनके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं, कुछ ऐसे चेक बॉक्स देखे होंगे जिनको आप सिलेक्ट या अनसिलेक्ट कर सकते हैं क्लिक करने से। तो ये इनपुट की डिफरेंट टाइप्स हैं। आई होप सो कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम अपने फॉर्म पे मूव करते हैं। मैंने आपको पहले इनपुट समझाना था, मैं इसको, क्या मसला आ रहा है इसको, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ फ़िलहाल के लिए, और यहाँ पे हम देखते हैं ये अपना फॉर्म का टैग। अच्छा, अब हम फॉर्म की बात करते हैं। फॉर्म का नाम सुन के आपके जहन में क्या आता होगा कि फॉर्म क्या होता है। फॉर्म बेसिकली एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम सबमिट करवाते हैं। कोई भी किसी भी चीज़ का फॉर्म हो सकता है। हम अपना आईडी कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म देते हैं, हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म देते हैं, हम पासपोर्ट बनवाने के लिए फॉर्म देते हैं। तो ये सारे फॉर्म बनवाने के मतलब फॉर्म क्या चीज़ है कि हम अपने रिक्वायरमेंट्स को सबमिट करवाते हैं। तो फॉर्म का बुनियादी मकसद क्या है, सबमिट होना। फॉर्म किस लिए होता है कि सबमिट होने के लिए होता है।
तो HTML के अंदर भी एक फॉर्म होता है, तो वो फॉर्म का टैग है, हम अभी देखते हैं FORM फॉर्म, ये टैग हम बना लेते हैं। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अच्छा, अब फॉर्म के ओपनिंग टैग के अंदर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, हम बेसिक से एक एट्रीब्यूट देखते हैं, उसका होता है नाम मेथड। एट्रीब्यूट का नाम है मेथड। जैसे ही मैंने मेथड लिखा, आपको यहाँ पे 3 एमिट एब्रीविएशन शो हो रही होंगी। एक पोस्ट है, एक गेट है, एक डायलॉग है। हम डायलॉग को इग्नोर करते हैं, हम गेट और पोस्ट दोनों को देखते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे गेट का मेथड ले लेता हूँ। सिंपल यहाँ पे मैं गेट का मेथड लेता हूँ और उसके बाद अपने फॉर्म को बनाना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं सेव करता हूँ, ज़रा जाके अपने ब्राउज़र पे देखता हूँ आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट क्या आ रही है। ये रिमूव हो गया जितना भी मैंने लगाया था। मैं इमेज को भी रिमूव कर देता हूँ ज़रा, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे हमें। अच्छा, तो जैसे मैंने फॉर्म का ये बनाया है, तो मैं आउटपुट देखता हूँ यहाँ पे आके, तो यहाँ पे हमें कुछ भी अब नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि फॉर्म के अंदर हमने अभी कुछ रखा ही नहीं है। तो मैं फॉर्म के अंदर आके इनपुट टैग्स लेता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि जो फॉर्म होता है उसके अंदर कुछ खाली चीज़ें होती हैं, जहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो कोई नाम होता है, उसके आगे एक खाली डब्बा बना होता है। इसी तरह आपका ईमेल एड्रेस या फादर नेम होता है, ये डेट ऑफ बर्थ होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी फॉर्म के अकॉर्डिंग किस टाइप का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो खाली डब्बे होते हैं जिनके अंदर आपने अपना नाम लिखना होता है, इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो ये इनपुट टैग्स, उनके अंदर बेसिकली इनपुट टैग हम लगाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनपुट टैग बना लूँगा। मैं नेम और आईडी को फ़िलहाल के लिए इग्नोर करूँगा। मैं सिंपल इसकी टाइप टेक्स्ट रख देता हूँ। मैं सेव करता हूँ, वापस आके अपने ब्राउज़र पे ज़रा चेक करता हूँ, तो ये क्या आपको नज़र आ रहा है, एक टेक्स्ट आपको यहाँ पे वो इनपुट टाइप आपको नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अच्छा, मैं वापस आ जाता हूँ, यहाँ पे एक और इनपुट लेता हूँ और इसका मैं नाम रख लेता हूँ टाइप ईमेल। आपने अक्सर देखा होगा कि जो फॉर्म आप सबमिट करते हैं ऑनलाइन, उसके अंदर आप ईमेल देते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर दे रहे होते हैं। या एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है मेल और फीमेल के बारे में, कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, या आप नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हैं या नहीं, या आप रेजिडेंट हैं सिटी के या नहीं, इस टाइप की कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अच्छा, तो अब बहुत सारे, मैं ज़रा इसको सेव करता हूँ, वापस ब्राउज़र पे आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये दो इनपुट फील्ड्स आपको नज़र आ रही हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि पहले के अंदर हमने क्या लिखना है और दूसरे के अंदर क्या लिखना है? क्या पहले के अंदर आपने नाम देना है या दूसरे के अंदर नाम देना है? ईमेल किसके अंदर देनी है? मैं इसी तरह के अगर मैं 20 और बना लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कोई फॉर्म इस तरह का है कि मैं यहाँ पे इतने सारे मैं ले लेता हूँ, तो मैं जैसे रिफ़्रेश करूँगा तो आपको कैसे पता चलेगा कौन से इनपुट के अंदर मैंने क्या चीज़ रखनी है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट है। प्लेस होल्डर ऐसी चीज़ है कि अगर इसके अंदर हम कुछ भी लिख दें तो वो हमें अपने इनपुट टैग के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ टाइप, इसकी टेक्स्ट है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ एंटर योर नेम। सिंपल इतना मैं लिख देता हूँ। मैं रिफ़्रेश करता हूँ ज़रा, यहाँ पे आके आपको नज़र आ रहा होगा इस फॉर्म के अंदर मेरे पास 2 इनपुट पड़े हुए हैं, एक ईमेल का है और एक टेक्स्ट का है। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर आपको एंटर योर नेम लिखा नज़र आ रहा है। ये कब तक यहाँ पे रहेगा? जब तक मैं कोई वर्ड यहाँ पे टाइप नहीं करता। जैसे ही मैं कुछ वर्ड टाइप करूँगा, एंटर योर नेम यहाँ से गायब हो जाएगा। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो वो वापस से यहाँ पे आ गया। इसी तरह मैं इसी प्लेस होल्डर को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ला के मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ से मैं कह देता हूँ एंटर योर ईमेल। सिंपल, एंटर योर ईमेल। जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है एंटर योर नेम, कुछ भी नेम यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी ईमेल आ जाएगा। आई होप सो कि आपको यहाँ तक चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी। अच्छा, अब हम एक और इनपुट टैग को यूज़ करते हैं और उसका नाम है पासवर्ड। मैं टाइप ले लेता हूँ पासवर्ड। ये देखें, मैंने यहाँ पे ले ली टाइप पासवर्ड, और प्लेस होल्डर को यहाँ से मैंने इतने को कॉपी किया, यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, और मैं कह देता हूँ एंटर योर
पासवर्ड। सिंपल मैंने इतना लिख दिया यहाँ पे। मैं आके ज़रा रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो आपको नज़र आ रहा होगा एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल एंड एंटर योर पासवर्ड। आपको ये 3 चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है फॉर्म को समझने के लिए। अब इस फॉर्म को अंडरस्टैंड हमने सबमिट भी तो करवाना है ना किसी न किसी चीज़ के थ्रू। तो सबमिट किस चीज़ के थ्रू करवाना है, हमें कोई बटन लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि जिस बटन को क्लिक करने पे इस फॉर्म को सबमिट करवाया जा सके। तो इस फॉर्म के अंदर हम बटन कैसे बनाएंगे? तो बटन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक इनपुट टाइप लेंगे। मैं एक और इनपुट टाइप लेता हूँ, नेम आईडी वगैरह यहाँ से रिमूव करता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो मैं आके टेक्स्ट की जगह पे क्या करता हूँ, इनपुट टाइप सबमिट कर देता हूँ। सबमिट का मतलब होता है कि इसको सबमिट करना है, फॉर्म को जमा करवाना है। यहाँ पे टाइप सबमिट का मतलब है कि इस फॉर्म को जमा करवाने वाली इनपुट है, ये भी इनपुट, लेकिन क्या करेगी, जितनी भी वैल्यूज़ हम इन ऊपर वाली इनपुट्स के अंदर लेंगे वो सारी की सारी को जमा करवा देगा। कहाँ पे जमा करवाएगा? सर्वर के ऊपर जमा करवाएगा। रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो आपको नज़र आ रहा होगा 3 इनपुट फील्ड्स हैं यहाँ पे और एक सबमिट का बटन यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंटर योर नेम के अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी नेम लिख लेता हूँ। ईमेल में लिखता हूँ और पासवर्ड लिख देता हूँ कोई भी। तो आप गौर करें कि नेम के सेक्शन के अंदर मैंने अपना नेम लिखा है और वो नेम शो हो रहा है। ईमेल के अंदर मैंने ईमेल लिखी, वो शो हो रही है। लेकिन पासवर्ड वाले सेक्शन के अंदर जैसे ही मैंने कोई टेक्स्ट लिखा है तो वो डॉट आपको नज़र आ रहे हैं बजाय के पासवर्ड के। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइप उसकी पासवर्ड दे रखी है। जो टाइप हम यहाँ पे देंगे उसके हिसाब से वो इनपुट बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ लेता हूँ, वो चीज़ है चेक बॉक्स। मैं पहले रेडियो बटन ले लेता हूँ। मैं एक और इनपुट लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और इसका प्लेस होल्डर की हमें ज़रूरत नहीं है। प्लेस होल्डर को मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसकी टाइप में रख देता हूँ रेडियो। मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, रेडियो कह लें या रेडियो कह लें, जो भी है। और इसके साथ मैं लिख देता हूँ मेल। अगर तो आप मेल हैं तो इसको चेक कर लें, और अगर आप फीमेल हैं तो दूसरे वाले को चेक कर लें। रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पे आके, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे नेम, ईमेल, पासवर्ड, उसके साथ 2 रेडियो बटन आपको नज़र आ रहे हैं कि अगर तो आप मेल हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसकी हमें आईडी लगानी पड़ेगी। हम इसकी आईडी लगा देते हैं मेल, और यहाँ पे मैं लेबल ले लेता हूँ। लेबल का एक टैग होता है, HTML का एक एलिमेंट है, उसका नाम हम रखते हैं लेबल। तो लेबल जैसे मैंने लिखा उसका एक एट्रीब्यूट आपको नज़र आ रहा है। लेबल किसके लिए? लेबल हम क्या करते हैं, लेबल किसी भी चीज़ को एलेबोरेट करने के लिए, उसको बताने के लिए कि ये चीज़ किसके लिए है, इसके लिए हम लेबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई लेबल किसके लिए? मैंने आईडी दी हुई है मेल की, मैं कहता हूँ इस मेल के लिए, इस आईडी के लिए। तो अभी आपको आई होप सो कि अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि आईडी हम किस लिए यूज़ करते हैं, आईडी को सिलेक्टर को किस तरह हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई इस आईडी वाले बंदे के लिए, इस आईडी वाली चीज़ के लिए आप ये वाला लेबल लगा दो। क्या लेबल लगाओ? मेल का लेबल लगा दो। मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पे लाके लेबल के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ एक बार। मैंने क्या किया कि एक इनपुट टाइप ली, टाइप क्या थी रेडियो, उसको आईडी मैंने दे दी मेल। उसके साथ ही मैंने एक लेबल ले लिया, लेबल का एक एलिमेंट है, और लेबल वो पूछ रहा है कि किसके लिए लेबल, फॉर व्हाट, किसके लिए। तो मैं कहता हूँ जिसकी आईडी मेल है उसके लिए ये वाला लेबल लगा दो। कौन सा लेबल लगा दो? ये मेल वाला लेबल उसके लिए लगा दो। इसी तरह मैं फ़ीमेल वाले के लिए भी करूँगा। मैं यहाँ पे आके इसको भी आईडी असाइन करता हूँ। मैं इसको कहता हूँ फीमेल, मैं इसको फीमेल कह लेता हूँ। आईडी मैंने असाइन कर ली, और यहाँ पे आके मैं एक लेबल का टैग लिख लेता हूँ। लेबल लिखा, फॉर किसके लिए? इस आईडी के लिए। और क्या लेबल? ये वाला लेबल। मैं आईडी को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। आई होप सो कि ये आपको चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी।
तो जैसे मैं आके यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये मेल वाला लेबल इसके लिए आ गया और फीमेल वाला लेबल इसके लिए आ गया। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट हम यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा आई होप सो कि यहाँ तक आपको चीज़ अंडरस्टैंड होगी। यहाँ पे एक इशू आ रहा है, थोड़ा सा एरर आ रहा है। आई होप सो इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। तो अगर सॉल्व करूँ यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा और टाइम भी हमारा मीटिंग का एंड हो गया है। तो जैसे ये मीटिंग एंड होती है, जैसे मीटिंग एंड होती है मैं दोबारा लिंक जनरेट करके ग्रुप में भेजता हूँ, तो आप दोबारा से उस मीटिंग को ज्वाइन कर लें। दिस कॉल इज़ अबाउट टू एंड, कॉल एंड हो रही है। अच्छा अच्छा, जब तक कॉल एंड नहीं होती हम एक चीज़ देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसको फॉर्म को मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे नेम है, मैं कुछ भी नेम
काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ की कि जो बार बार हमें करना पड़ता है, मीटिंग को 1 घंटे बाद सिलेक्ट दोबारा नई तरह से बनानी पड़ती है। तो इसका हमें कुछ सलूशन ढूंढना पड़ेगा। मेरे पास एक सलूशन है कि हम फेसबुक लाइव पे जा सकते हैं। फेसबुक लाइव पे एक नुकसान ये होगा कि आप लोग उसमें इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे सिवाय आप चैट के। आप माइक वगैरह या अपना कुछ स्क्रीन शेयर कुछ नहीं कर सकेंगे वहाँ पे। किसी के पास कोई बेस्ट है इससे तो वो शेयर कर सकता है अपनी ओपिनियन कि ये 1 घंटे वाला जो स्लॉट है हम इसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। गूगल मीट इज़ बेस्ट एज़ कम्पेयर टू फेसबुक लाइव। हाँ वो तो है, क्योंकि इसमें गूगल मीट में हमारे पास ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं स्क्रीन शेयर का और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें ऐसी चीज़ें नहीं होगी। तो हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का ऑप्शन है। तो हम ट्राई करेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को। ये यहाँ पे ये देखें ना आपके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ 1 मिनट। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। तो हम इसको कल से हम इसको ट्राई करेंगे, अगर ये हमारे लिए बेस्ट रहता है तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। इसमें क्या सीन है इसको भी कल एक्सप्लोर करके देखेंगे। आई होप सो कि आपको, आई थिंक सो इसमें हमें ना माइक्रोसॉफ्ट की भी कुछ बनानी पड़ेगी आईडीज़ वगैरह। चलिए हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि हम जो कर रहे थे काम, थोड़ा सा उसको स्पीड अप करते हैं। फॉर्म को हमने अंडरस्टैंड करना है अच्छे से, क्या होता है, क्या इसमें करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको फॉर्म का नज़र आ रहा है टैग। इसके अंदर हमारे पास कुछ इनपुट टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक टेक्स्ट है, टाइप टेक्स्ट है, जिसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरी टाइप है ईमेल। इसके अंदर क्या होता है कि एक ऐसा फॉर्मेट ही जा सकता है जो ईमेल हो। मैं आपको अभी चेक करवाता हूँ इसके आउटपुट को। तो यहाँ पे आप देखें, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे ये एंटर योर नेम, मैं नेम के अंदर मैं क्या करता हूँ, कोई भी नेम लिख देता हूँ। इसी तरह ये ईमेल है, ईमेल के अंदर मैं कोई भी ईमेल लिख सकता हूँ। अच्छा, मैं फॉर इंस्टेंस मैं मेल नहीं लिखता यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे हम देखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे मेल नहीं लिखता, तो क्या है कि यहाँ पे पासवर्ड लिखता हूँ कोई भी। मेल के अंदर मैं सिंपल नेम लिख देता हूँ और रेडियो बटन के अंदर मैं किसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा, ये सबमिट क्यूरी आपको इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने अब की बार ये वाला फायरफॉक्स के अंदर ये अपनी फ़ाइल ओपन की हुई है। तो जैसे ही मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक एरर नज़र आएगा। यहाँ पे आपको सही से नज़र नहीं आएगा। मैं इसको फायरफॉक्स के अंदर नहीं ओपन करता, मैं क्रोम के अंदर ही ओपन करूँगा। आपको ज़रा दिखाता हूँ। मैं क्रोम के अंदर इसको ओपन करके ज़रा आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट बस मुझे दीजिए। अच्छा, ये क्रोम के अंदर हमारे पास ओपन हो चुका है। तो अच्छा, अच्छा यहाँ पे मैं ये फॉर्म क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे नेम ले लेता हूँ, कोई भी नेम जैसे। अच्छा, और ईमेल के अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, पासवर्ड के अंदर कुछ भी, और मैं किसी एक रेडियो बटन को यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, आप देखें यहाँ पे ये एक एरर शो करवा रहा है। क्या कहता है
प्लीज़ इंक्लूड, यार दरवाज़ा ही बंद कर दे यार, बंदे नूं समझ नहीं आती, मैं भैन चो क्लास लैन आया इत्थे यार। अच्छा, यहाँ पे आप देखें जैसे मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे वो कहता है प्लीज़ इंक्लूड एन एस्टेरिक, ये एट इन द ईमेल, ये आप देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो ये क्या कहता है कि आपकी टाइप ईमेल नहीं है, तो भाई प्लीज़ अपनी टाइप जो है ईमेल करें, तो फिर आप यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर सकेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐट लिखता हूँ, अब मैं सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखें ऐट तो लिख दिया है, लेकिन ये कह रहा है कि प्लीज़ एंटर पार्ट फॉलोइंग ऐट, ठीक है। आगे ये डॉट शो करवा रहा है कि कहता है भाई आगे डॉट भी मिसिंग है, ऐट कुछ मैं डोमेन नेम लिखूँगा जी मेल, इतना मैं लिख लेता हूँ। अब सबमिट करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए उसने सबमिट कर दिया है। मैं दोबारा कुछ लिखता हूँ, सिंपल नेम पासवर्ड, यहाँ पे मैं मेल और फीमेल सेलेक्ट करता हूँ, सबमिट करने की कोशिश, देखिए एरर आ रहा है। मैं जैसे ऐट लिखूँगा, कुछ लिखूँगा डोमेन नेम डॉट कुछ भी लिखूँगा, तो जैसे मैं सिलेक्ट करूँ सबमिट करूँगा तो ये फॉर्म को सबमिट कर देगा। तो ये एक फॉर्म होता है, HTML का फॉर्म इस तरह से वर्क करता है। आई होप सो यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। ये कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा। यहाँ मैं अब क्या करूँगा, अपने फॉर्म को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा और भी चीज़ें इसमें ऐड करता हूँ। मैं एक और इनपुट ले लेता हूँ, यहाँ पे इनपुट का मैं टाइप रख देता हूँ चेक बॉक्स। इसकी मैं टाइप रख देता हूँ चेक बॉक्स, और इसके साथ में लिख देता हूँ अच्छा। अब मैं आउटपुट पे ज़रा जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट यहाँ पे आ रही है। ये आपसे पूछ रहा है कि भाई नेम दें, ईमेल दें, पासवर्ड दें, मेल फीमेल है, और साथ में ये एक चेक बॉक्स आ रहा है और आपसे पूछ रहा है कि भाई आप पाकिस्तान के रेजिडेंस हैं या नहीं। तो ये चेक बॉक्स ऑप्शनल होता है, हम इसको क्लिक कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। अच्छा, एक और चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताऊँ, मैं इसकी आईडी और नेम को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इसकी एक चीज़ होती है इनपुट की, एक चीज़ होती है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि भाई ये चीज़ लाजमी चाहिए ही चाहिए। ये देखिए रिक्वायर्ड। अच्छा, ये आप गौर करेंगे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट नहीं है, रिक्वायर्ड सिंपल एक यहाँ पे मैंने ऐसे ही वर्ड लिख दिया रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड का क्या मतलब है कि जब मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा तो वो फॉर्म कभी भी सबमिट नहीं होगा। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखें जैसे मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि भाई प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, कि इस फील्ड को लाजमी फिल करें क्योंकि ये रिक्वायर्ड फील्ड है। तो हम कई बार फॉर्म ऐसे ले रहे होते हैं कि उनके अंदर हमें कुछ चीज़ें मस्ट चाहिए होती हैं, जैसे कि किसी का यूज़र नेम चाहिए, उसका ईमेल चाहिए। तो अगर वो मेल फीमेल की इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता तो वो ना दे, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो ईमेल, अपना ईमेल और यूज़र नेम तो दे, पासवर्ड तो दे अपना। तो ये चीज़ें हमारे लिए मस्ट होती हैं। इसी तरह मैं इसको भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रिक्वायर्ड कर दूँ। अच्छा, रिक्वायर्ड और रीड ओनली दो अलग चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक होती है चीज़ रीड ओनली। अच्छा, मैं ये दोनों कर देता हूँ, रिक्वायर्ड एंड रिक्वायर्ड ख़त्म करता हूँ, इसको रीड ओनली कर देता हूँ ईमेल वाले को। तो क्या होगा यहाँ पे, मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगा, यहाँ पे आके मैं नेम एंटर करता हूँ, ईमेल के ऊपर आके मैं कुछ एंटर करने की कोशिश करूँगा, कुछ भी एंटर नहीं कर पाऊँगा। ये देखिए मैं कुछ भी टाइप नहीं यहाँ पे कर पा रहा, लेकिन नेम वाले के अंदर मैं टाइप कर पा रहा हूँ। तो रीड ओनली का मतलब होता है कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़र को शो करवाना चाहते हैं, यूज़र को आप उससे एडिट नहीं करवाना चाहते। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी तरफ से जानी ही जानी है। तो ये रीड ओनली का ये फ़ायदा है, ये मकसद है रीड ओनली का। तो मैं यहाँ पे रीड ओनली के फॉर एग्जांपल मैं ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ, रिक्वायर्ड कर दिया इसको, मैं सेव करता हूँ, आके ज़रा सा ब्राउज़र पे आपको चेक करवाता हूँ। देखिए मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है। मैंने नेम दे दिया कोई भी, आगे आता हूँ, सबमिट करने की कोशिश करता हूँ तो आप देखेंगे वापस आता हूँ अपने फॉर्म पे, इसको रिफ़्रेश करता हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पे नेम देता हूँ और इसको सबमिट करने की कोशिश करूँगा तो ये देखें ईमेल के अंदर भी यहाँ पे एरर शो करवा रहा है कि भाई ईमेल यहाँ पे पुट करें।
तो जैसे मैं ईमेल यहाँ पे पुट करूँगा वो कहेगा कि भाई अपना प्रॉपर फॉर्मेट भी यहाँ पे प्रोवाइड करें। मैं कहता हूँ @gmail.com, मैं कंप्लीट यहाँ पे फॉर्मेट दूंगा तो अब जाके वो एरर ख़त्म हो गया। अब मैं कोई भी पासवर्ड यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे मेल या फीमेल सेलेक्ट करूँगा कुछ भी, तो उसके बाद ये चेकबॉक्स सेलेक्ट करूँगा और जैसे ही सबमिट करूँगा तो आप देखेंगे हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी, यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। तो वो इन्फॉर्मेशन क्या नज़र आ रही है? आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, किस वजह से? नेम की वजह से। मैं आपको अभी समझाता हूँ। हमने जितने भी यहाँ पे इनपुट टैग्स लिए हैं उनके अंदर हमने नेम को स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, हमने नहीं बताया कि इसका नेम क्या है इस चीज़ का। तो यहाँ पे देखें, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये रेडियो बॉक्स बटन्स के लिए नेम को स्पेसिफाई किया हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से नेम को कॉपी करूँगा और हर एक इनपुट के लिए नेम को भी स्पेसिफाई कर दूँगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, रिक्वायर्ड से पहले यहाँ पे नेम लिखता हूँ और मैं इसको क्या देता हूँ, नेम। नेम का नेम भी नेम ही होगा, या मैं क्या देता हूँ, यूज़र नेम कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। यूज़र नेम ये N कैपिटल होगा, इसको कैमल केस कहते हैं। अच्छा, ये इसका नेम है। इसी तरह मैं इस नेम को कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ ईमेल, और यहाँ पे आके मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ और इसको कह देता हूँ पासवर्ड। मैं इसका नाम पासवर्ड रख दिया। बाकी दो का नाम हमारे पास है और चेक बॉक्स का नेम भी मैं यहाँ पे कुछ रख देता हूँ। नेम को मैं रख देता हूँ पाकिस्तानी, मैं सिंपल यहाँ पे इसका नाम भी रख देता हूँ। अच्छा, जैसे मैं इसको सेव करके जाके ब्राउज़र के अंदर चेक करता हूँ तो देखें आप, मेरे पास फॉर्म तो ऐसे ही आ रहा है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। लेकिन जैसे मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँगा, अब की बार मैं थोड़े से सही से नाम लेता हूँ। ये देखिए नेम मेरा ईमेल शो हो रहा है, मैंने ईमेल लिख दिया, और पासवर्ड यहाँ पे मैं कुछ भी पासवर्ड लिख सकता हूँ। मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको सबमिट किया तो आप देखेंगे यूआरएल के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है। ये क्वेश्चन मार्क से आगे आप देखें, आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने एडिटर के अंदर आ जाता हूँ। अपने फॉर्म से बाहर आके मैं इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब हम इसको एनालाइज करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है क्या और आई कहाँ से, यहाँ पे क्यों ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, पहले क्यों नहीं आ रही थी और अब क्यों आ रही है। आप जब फेसबुक पे लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे अपने यूज़र क्रेडेंशियल देते हैं, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह, ऐसी सारी चीज़ें आप वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब आप उसको सबमिट करते हैं तो वो कभी भी यहाँ पे आपको एक्सपोज नहीं करता आपका डाटा सारे का सारा। तो यहाँ पे क्यों एक्सपोज हो रहा है, इसकी एक छोटी सी वजह है, वो आपको अभी मैं समझाता हूँ। पहले हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई क्या है और कहाँ से आई है, और ये इंफॉर्मेशन है क्या। अच्छा, तो देखें यहाँ पे क्या है, मेरे पास सबसे पहले यूज़र नेम है जो मैंने अपने टेक्स्ट बॉक्स का इसका इनपुट का नेम रखा था। तो आप गौर करें, ये वाला है मेरे पास नेम, यूज़र नेम। तो यूज़र नेम के अकॉर्डिंग यूज़र ने क्या वैल्यूज़ पुट की हैं, तो मैंने क्या वैल्यूज़ पुट की थी, ये उज़ैर, मैंने यूज़ ADIR ऐसे लिखा था इस बॉक्स के अंदर, पहले वाले बॉक्स के अंदर। तो उसने क्या किया, उसको गेट किया और सेम मेरे सामने रख दिया कि यूज़र नेम के अंदर ये वाली वैल्यू इस यूज़र ने दी थी। इसी तरह ईमेल वाले सेक्शन के अंदर ये वाली वैल्यू थी। इसी तरह पासवर्ड वाले सेक्शन के अंदर ये वैल्यू थी। इसी तरह आगे रेडियो बॉक्स आ जाता है, ये मेल और फीमेल। तो उसने क्या किया कि मेल वाला जो रेडियो बॉक्स है उसको ऑन कर दिया और फीमेल वाला इसको ऑन नहीं किया, इसका कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पे। इसी तरह ये जो रेजिडेंस का मैंने पूछा है कि पाकिस्तानी हो या नहीं, तो उसको मैंने चेक कर दिया था, तो उसने क्या किया कि पाकिस्तानी को उसने ऑन कर दिया यहाँ पे। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस तरह से फॉर्म के अंदर हम डाटा पुट करते हैं और किस तरह से फॉर्म के अंदर से डाटा हम ले सकते हैं। क्या होता है कि फॉर्म सारे का सारा, ये जो फॉर्म है हमारे पास, इसके अंदर मैंने मल्टीपल इनपुट्स रखी हुई हैं। वो फॉर्म सारे का सारा डाटा गेट कर रहा होता है इनपुट से, मुख्तलिफ इनपुट से वो डाटा गेट करता है, और जैसे ही हम इनपुट टाइप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं वो सारे का सारा डाटा सबमिट कर देता है। तो अब यहाँ पे हम एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम जब फेसबुक पे लॉगिन करते हैं तो ये वाला डाटा वहाँ पे तो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आता,
हमारा डाटा, हमारा यूज़र नेम, पासवर्ड वो एक्सपोज नहीं होता, वो तो सेव होता है। लेकिन इस जगह पे ये डाटा क्यों आ रहा है? तो ये आ रहा है इस मेथड की वजह से। मैंने आपको ये फॉर्म बना के तो दिखा दी, लेकिन मेथड नहीं समझाया था तब। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मेथड क्या है। ये गेट का हमने मेथड लगाया है। गेट, हमारे पास दो मेथड होते हैं, मेनली दो मेथड होते हैं। मैं यहाँ पे आके ज़रा कंट्रोल और स्पेस दबा के एमिट एब्रीविएशन ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे एक गेट का आ रहा है और दूसरा पोस्ट का आ रहा है, तीसरा डायलॉग का, उसको छोड़ दें। एक गेट का और एक पोस्ट का। गेट का होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए। हम जब एपीआई को कॉल करते हैं तो हम गेट के मेथड से एपीआई को कॉल कर रहे होते हैं। और पोस्ट का मेथड होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए। तो जब भी हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो हम हमेशा पोस्ट के मेथड को यूज़ करते हैं। पोस्ट का मेथड क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को यूआरएल के अंदर एक्सपोज नहीं करता। अब मैंने यहाँ पे पोस्ट लगा दी है। मैं एक बार दोबारा से गेट लगाता हूँ और आपको दोबारा से एक बार डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से सेव करता हूँ, वापस आके ब्राउज़र को रिफ़्रेश किया। ये अभी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये शो हो रही है। इसको दोबारा से आई थिंक से चलाना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब देखें ये बिल्कुल फ्रेश है, ये वाला हमारा पेज बिल्कुल फ्रेश है। यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कोई भी नेम ले लेता हूँ। अच्छा, ईमेल ले लिया कोई भी। इसी तरह मैंने कोई भी पासवर्ड ले लिया। और अब की बार मैंने इस मेल को सिलेक्ट किया और इसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया। अब की बार जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ, आपने देखा ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, आपको नज़र आ रही है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लाके एक बार पेस्ट करके आपको दोबारा से समझा देता हूँ ये इन्फॉर्मेशन क्या है, कैसे आई है। यहाँ पे आप गौर करेंगे कि यूज़र नेम के अंदर ये मैंने अभी लिखा था, ये आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह ईमेल के अंदर मैंने ये लिखा था, आपको वो नज़र आ रहा है। और इसी तरह पासवर्ड के अंदर मैंने ये चीज़ लिखी थी, वो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। और इसी तरह मैंने कौन सा बॉक्स सेलेक्ट किया था, मेल वाला या फीमेल वाला, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन मैंने ये पाकिस्तानी वाला सिलेक्ट नहीं किया था, इस वजह से वो अब यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, मैं आ जाता हूँ वापस। यहाँ पे आके गेट की जगह पे मैं पोस्ट कर देता हूँ। मैंने पोस्ट का मेथड लगाया, वापस आके रिफ़्रेश करता हूँ। हमें दोबारा से चलाना पड़ेगा इसको। न्यू टैब में ये ओपन हो गया, बिल्कुल फ्रेश है। यहाँ पे मैं अपना कोई भी नेम लेता हूँ, नेम ले लिया, कोई भी ईमेल ले लिया, पासवर्ड ले लिया कोई भी, और ये मैंने मेल को सिलेक्ट कर लिया और इसको सिलेक्ट किया। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो आपने गौर किया होगा यहाँ पे यूआरएल के अंदर अब की बार हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नज़र नहीं आई। तो ये क्यों है, किस वजह से है? क्योंकि अब की बार हमने पोस्ट का मेथड यूज़ किया है। तो ये जितना मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया अभी कि गेट किस लिए होता है, कि इन्फॉर्मेशन को गेट करने के लिए ये ज़्यादा सिक्योर नहीं होता। ये HTTP मेथड को यूज़ करता है। दोनों बेसिकली HTTP मेथड को यूज़ करते हैं। लेकिन होता क्या है कि पोस्ट का मेथड बॉडी के अंदर लेके जाता है सारी रिक्वेस्ट को, लेकिन गेट का मेथड यूआरएल के अंदर ले जाता है। इन दोनों के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं। जब हम आगे फर्दर कोडिंग करेंगे, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे, तब हम देखेंगे किस तरह से हम गेट और पोस्ट के मेथड को बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए आई होप सो कि इतना आपके लिए जो काफ़ी होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। नज़र ने क्वेश्चन पूछा है पहले का कि वाई वी यूज़ गेट एंड पोस्ट मेथड। तो मैंने अभी यही आपको समझाया कि गेट एंड पोस्ट मेथड हम किस लिए यूज़ करते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, तब तक हम फिर नेक्स्ट मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। अगर यहाँ पे किसी को कोई कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आई, तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक चूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है,
चलें हम इतना ही रखते हैं आज के लिए, ठीक है, इतना काफ़ी है। तो मैं ना अब इनपुट टाइप्स आपको कुछ थोड़ी सी बता देता हूँ। मल्टीपल इनपुट टाइप्स होती हैं। तो हम ज़रा आते हैं अपने W3 स्कूल पे। मैंने उस दिन भी आपको बताया था W3 स्कूल के बारे में। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ HTML इनपुट्स। HTML इनपुट में यहाँ पे सर्च करता हूँ। ये W3 स्कूल का ये पहला लिंक है, इसको आपने ओपन करना है। हम अभी देखते हैं कि कितने टाइप के इनपुट एलिमेंट्स होते हैं, इनपुट टैग कितने टाइप के होते हैं। तो ये मेरे पास ओपन हो गया। यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं ज़रा, ये देखें यहाँ पे कितने टाइप के इनपुट यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहला ये इनपुट टाइप बटन है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, बारी बारी में सारे ब्राउज़र के अंदर चला के आपको दिखाता जाता हूँ। ध्यान करें कि मैं फॉर्म से बाहर इन सब को चलाऊँगा। फॉर्म के अंदर जिनको फॉर्म के अंदर चलाने की ज़रूरत पड़ेगी उनको फॉर्म के अंदर भी चला दूँगा। अच्छा, मैंने इनपुट टाइप बटन लिया। ब्राउज़र पे आते हैं ज़रा। ब्राउज़र पे आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें क्या कह रहा है। ये कह रहा है कन्फर्म फॉर्म रीसबमिशन। अभी हमने पोस्ट का मेथड अभी यूज़ किया था। मैं आपको यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझा दूँ। अभी हमने पोस्ट का मेथड यूज़ किया था और हमने वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखी थी। तो वो सबमिट जैसे ही किया, वो बॉडी के अंदर इन्फॉर्मेशन है, अभी URL के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर मैं रिफ़्रेश कर दूंगा इस पेज को, जितनी भी इन्फॉर्मेशन पहले हमने सेव कर रखी वो सारी ज़ाया हो जाएगी। मैं कंटिन्यू करूँगा तो जितने भी डाटा मैंने फॉर्म डाटा सबमिट किया है वो सारा ज़ाया हो जाएगा। मैं कंटिन्यू करता हूँ, फॉर्म उसने रिफ़्रेश कर दिया और सारा डाटा ज़ाया हो गया। अच्छा, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ये डब्बा सा एक बना हुआ नज़र आ रहा है। ये बेसिकली क्या है, ये बटन है। हमने यहाँ पे इनपुट टाइप बटन लिया है तो ये एक बटन है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका एक ओपनिंग टैग है, इसका एक क्लोजिंग टैग भी बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और इसका मैं कोई नेम रखता हूँ। नेम मैं रख लेता हूँ, बटन ही कह लेता हूँ, सिंपल, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे मैंने उस बटन का इनपुट टाइप मैंने बटन लिया और उसका एक नाम दिया और उसकी एक वैल्यू दे दी है। तो नेम हम किस लिए यूज़ करते हैं, नेम देने का मकसद होता है कि हमारा इनपुट टाइप वाज़े हो जाए कि किस चीज़ के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसका नाम स्पेसिफाई करते हैं। अभी हमने देखा था जब हम गेट मेथड के साथ इस फॉर्म को सबमिट करवा रहे थे तो हमें पता चल रहा था किस इनपुट में से क्या वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो इस पासवर्ड वाले में से जो वैल्यू मैं देता था वो पासवर्ड के सामने आ रही थी। इसी तरह ईमेल के सामने जो वैल्यू मैं लिखता था वो ईमेल के सामने आ रही थी। इस तरह नेम के अंदर जो वैल्यू मैं लिख रहा था वो सारी नेम के अंदर आ रही थी। तो नेम का मकसद होता है ये स्पेसिफाई करवाना कि इस इनपुट के अंदर से क्या वैल्यू हमें मिल रही है। और वैल्यू का मतलब होता है कि हम वैल्यू हार्ड कोड स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस वाली इनपुट की वैल्यू यही रहेगी। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे इनपुट वैल्यू, इसकी वैल्यू बटन रख रहा हूँ, मैं फॉर्म के अंदर जाके किसी और इनपुट की वैल्यू स्पेसिफाई करता हूँ। ये देखें, मैं इसकी वैल्यू सॉरी मैं पासवर्ड की नहीं हम करेंगे, हम नेम की कर लेते हैं। हम नेम की वैल्यू बटन कर देते हैं। मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू बटन आ रही है। ये देखें, ये नेम वाला सबसे पहला इनपुट टाइप टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर एंटर योर नेम। नेम इसका मैंने यूज़र नेम रखा हुआ, रिक्वायर्ड है, और वैल्यू इसकी मैंने बटन कर दी। तो ये क्या हो रहा है कि जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू बटन ही आ रही है। यहाँ पे हम इसको चेंज तो कर सकते हैं लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू, जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ फॉर्म को, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे बटन आपको शो हो रही है। तो ये चीज़ होती है वैल्यू। वैल्यू का भी एक एट्रीब्यूट है। मैं इसको यहाँ पे रहने देता हूँ ताकि आप कोड को देखें तो अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा, यहाँ पे इसी तरह ये वैल्यू है, बटन की मैंने वैल्यू लगा दी। ये इनपुट टाइप बटन है तो इसकी मैंने वैल्यू लगाई, तो यहाँ पे आपको एक बटन शो हो रहा है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहा क्योंकि ये फॉर्म के बाहर है, इस फॉर्म से बाहर है। अच्छा, यहाँ पे मुझे याद आ गया कि एक और टाइप का इनपुट होता है, उसका नाम है रीसेट। टाइप उसकी होती है रीसेट। अच्छा, रीसेट क्या करता है, रीसेट एक स्पेसिफिक टास्क करता है। वो क्या कि जैसे ही मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ अपने फॉर्म को, ये देखें आपको यहाँ पे बटन वैल्यू आ रही है। मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ईमेल के अंदर कुछ भी, पासवर्ड के अंदर कुछ भी, और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। मैं बजाय सबमिट करने के रीसेट पे क्लिक करता हूँ।
जैसे मैं रीसेट पे क्लिक करूँगा तो आपने देखा सारी वैल्यूज़ उसने दोबारा से अपनी असल हालत में ले आया, कुछ भी जितना भी था उसने सारे का सारा चेंज कर दिया। मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट, और जैसे मैं रीसेट पे क्लिक करूँगा ये सारी की सारी वैल्यूज़ रीसेट कर देगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम फॉर्म को रीसेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है, हमारी इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है तो हम फॉर्म को रीसेट करना चाह रहे होते हैं, तो ये इनपुट टाइप रीसेट इसके लिए यूज़ होती है कि सारे के सारे फॉर्म को रीसेट कर दे। आपने याद रखना है कि जितनी इनपुट्स मैं लगा रहा हूँ ये फॉर्म के टैग के अंदर लगा रहा हूँ, ये गौर करें। ये फॉर्म का ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, मैं इसके अंदर रख के ये सारी इनपुट यूज़ कर रहा हूँ। ये तब काम करेंगी जब आप फॉर्म के अंदर रखेंगे, मतलब काम तो बाहर भी करेंगे लेकिन ये जितना भी सबमिट का हो रहा है, ये जितना सारा सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, ये सारा तब काम करेगा जब आप फॉर्म के अंदर इसको रखेंगे। अगर बाहर रखेंगे जिस तरह ये बटन पड़ा हुआ है तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं टाइप इसकी सबमिट कर देता हूँ, ये बाहर एक बटन पड़ा हुआ है उसकी मैं टाइप सबमिट कर देता हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें ये बटन तो यहाँ पे पड़ा है लेकिन ये कुछ भी नहीं करेगा, ये देखिए कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन इस सबमिट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें वो रिक्वायर्ड को चेक कर रहा है कि भाई ये वाली फील्ड खाली पड़ी है, इनको फिल करें। ये देखें इन दोनों का फ़र्क आपको नज़र आ रहा है तो ये दोनों बिल्कुल सेम। चले मैं ऐसे करता हूँ, इन दो एट्रीब्यूट्स को भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब आके मैं रिफ्रेश करके दोबारा तक दिखाता हूँ आपको, तो आप देखें ये वाला सबमिट कुछ भी नहीं कर रहा, हालांकि दोनों सेम है। लेकिन क्या है कि ये फॉर्म से बाहर है, ये वाला इनपुट फॉर्म से बाहर पड़ा हुआ है और ये वाला इनपुट जो है ये वाला सबमिट ये फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है। तो जो फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ होगा वो और तरह से बिहेव करेगा, जो बाहर पड़ा होगा वो और तरह से बिहेव करेगा। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी चीज़। ठीक है, फाइल मैं सारी सेंड कर देता हूँ, रोज़ मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ HTML का जितना कोड होता है, तो ये वाला कोड भी मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगा। अच्छा, नेक्स्ट हम एक दो जो चीज़ें आगे देखनी है वो देखते हैं, फिर उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक इनपुट टाइप चेक बॉक्स है, ये हमने कर लिया, अभी मैंने आपको दिखाया है चेक बॉक्स हम किस तरह से वो पाकिस्तानी वाला। एक यहाँ पे इनपुट है कलर, कि हम चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट की रिक्वायरमेंट कोई ऐसी है कि उसके अंदर यूज़र से कलर सेलेक्ट करवाओ कि कलर किस टाइप का यूज़र कलर चाहता है। मैं सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, आपको यहाँ पे चेक करवाता हूँ। ये देखें आपको एक डब्बा सा नज़र आ रहा है, उसके अंदर ब्लैक कलर है अच्छा ब्लैक कलर, ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर आपको शो हो रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें एक बॉक्स ओपन हो गया, यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कोई भी कलर यहाँ पे आप चूज़ करेंगे तो ये इस तरह यहाँ पे आ जाएगा। इसको अगर आप फॉर्म के अंदर रख लेंगे तो जैसे ही यूज़र इस कलर को चूज़ करेगा तो ये भी फॉर्म के अंदर जाएगा कि भाई ये वाला कलर यूज़र ने चूज़ किया है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं चंद एक जो हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे डेट एंड डेट टाइम लोकल, ये दो टैग हैं, इन दोनों को मैं इकट्ठे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये आप गौर करें इन दोनों में क्या फ़र्क है। अच्छा, इसको मैं ज़रा कट कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। मैं जस्ट डेट वाला आपको एक बार दिखाता हूँ चला के। क्या होता है जैसे मैं इसको, एक मिनट में इसको ज़रा फॉर्म को दोबारा चला दूँ सारे नए टैब के अंदर। अच्छा, तो ये देखें यहाँ पे एक डेट वाला टैब मैंने इनपुट टैग जो मैंने लगाया हुआ है डेट टाइप डेट मैंने कर दिया। तो जैसे ही मैं इस डेट को इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसके अंदर से हम कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आज की डेट इसने दी हुई है, हम बैक जाके अपना मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा मंथ है, हम ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे सारे ईयर्स आ रहे हैं, बैक टू कितने कौन सा ईयर आप चूज़ करना चाह रहे हैं। आप ईयर को चूज़ कर सकते हैं, आप मंथ को चूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर आप डेट को चूज़ कर सकते हैं। तो देखें ये जो मैंने सिलेक्ट की है यहाँ पे डेट आ गई है। इसी तरह यहाँ पे एक है डेट टाइम लोकल, इस पे आप गौर करें कि ये क्या चीज़ है। डेट टाइम लोकल क्या चीज़ है। डेट टाइम लोकल क्या होता है कि वो डेट के साथ साथ टाइम को भी करता है। ये देखें ये अकेला डेट वाला है, ये डेट और टाइम वाला है। इसके ऊपर मैं ऐसे करता हूँ तो ये आपको नज़र आ रहा है कि टाइम क्या है। डेट तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर ही सकते हैं, मैं कोई भी डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, और टाइम भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, AM या PM। तो ये देखें आप डेट एंड टाइम दोनों चीज़ें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक इनपुट टाइप है। अच्छा, इसके बाद है ईमेल, वो हमने देख लिया हुआ है। एक रह गया फाइल, इनपुट टाइप फाइल, और एक इमेज है। इन दोनों को भी हम देखते हैं अभी ये क्या होते हैं।
अच्छा, फ़ाइल क्या होता है? बाज़ औक़ात आप इस तरह करते हैं कि किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे आपको कहा जाता है कि जी यहाँ पे अपनी कोई सीवी सबमिट करवाएं, तो आपको या कोई पीडीएफ या कुछ भी फाइल सबमिट करवाएं, तो उसके लिए आपको इस तरह की कोई चीज़ नज़र आती है। तो आप क्या करते हैं, चूज़ फाइल यहाँ पे जाते हैं और कोई भी फाइल यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस चीज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो है इनपुट टाइप फाइल, इसके थ्रू हम कोई भी फाइल, किसी भी किस्म की फ़ाइल को वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह फाइल के साथ एक और होता है इमेज। तो इमेज क्या करता है, मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आप कोई भी इमेज दे सकते हैं, कोई भी इमेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेनली क्या होता है कि इमेज और फाइल के लिए हमारे पास एक ही इनपुट टैग जो है वो यूज़ हो रही होती है। टाइप उसकी डिफरेंट होती है, टाइप उसकी डिफरेंट नहीं होती। हम फाइल के अंदर, अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट की है फाइल, ये इमेज ही सिलेक्ट की हुई थी। जैसा कि मैं दोबारा कर लेता हूँ, ये देखिए मैंने इमेज ही सिलेक्ट की है .jpg। कोई भी हम पीडीएफ फाइल भी कर सकते हैं या जेपीजी भी कर सकते हैं। ये देखिए अब की बार मैंने पीडीएफ फाइल सेलेक्ट कर ली है। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी चीज़ें। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, मेन चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये मंथ है, आप मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक नंबर है, नंबर क्या होता है कि आप कई बार यूज़ करते हैं। मैं इस नंबर को यूज़ करता हूँ, यहाँ पे आके इमेज की जगह पे नंबर करता हूँ, सेव करके आपको ज़रा दिखाता हूँ कि नंबर क्या चीज़ है। ये देखिए इनपुट टाइप नंबर है, इसके अंदर आप ABC कुछ नहीं लिख सकते, सिर्फ नंबर लिखा जा सकता है। आप ट्राई करके देखना, मैं यहाँ पे बटन दबा रहा हूँ लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। मैं नंबर लिखूँगा तो यहाँ पे नंबर आएगा और कोई चीज़ यहाँ पे नहीं आएगी। तो ये इनपुट टाइप नंबर के अंदर ये होता है कि हम सिर्फ नंबर ही दे सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं, पासवर्ड को हमने देख लिया। वो इनपुट टाइप पासवर्ड के पासवर्ड अगर लगा दें तो वो डॉट बना देता है, हमारा पासवर्ड शो नहीं करवाता। इसी तरह हमने रेडियो भी देख लिया हुआ है, अभी हमने मेल और फीमेल के लिए जो देखा था। रेंज को देख लेते हैं, रेंज क्या चीज़ है। सेव करता हूँ, आके ज़रा डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश किया। ये देखिए रेंज क्या चीज़ है। हम कई बार देख रहे होते हैं कि किसी भी चीज़ की हम रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ से लेकर कहाँ तक उसकी रेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रेंज है, ये रेंज सिलेक्टर है। हम रेंज को कितना भी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी होती है। नेक्स्ट हम एक जावास्क्रिप्ट की असाइनमेंट करेंगे इसके साथ, और उसमें मैं आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि रेंज का टैग किस लिए हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। रीसेट हमने अभी यूज़ कर लिया। सर्च होता है, सबमिट है, सबमिट हमने अभी यूज़ कर लिया। सर्च होता है, ये भी एक इनपुट टाइप ही है लेकिन इसमें क्रॉस का निशान होता है, हम कट भी कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को खुद एक्सप्लोर कर लेना। टेक्स्ट हमने देख लिया। टाइम, ये बिल्कुल टाइम सेलेक्ट कर रहा होता है। ये टाइप URL है, हम कोई भी URL यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये वीक आपको नज़र आ रहा है, हम कोई भी वीक सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये है इनपुट एट्रीब्यूट के। इनपुट हम किस तरह से यूज़ करते हैं, इनपुट टैग है HTML का, ये किस तरह से यूज़ करते हैं, और हम फॉर्म किस तरह से हैंडल करते हैं। अच्छा, फॉर्म के अंदर एक चीज़ बस रह गई है, उसको हम कहते हैं एक्शन। ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक्शन। हम यहाँ पे आते हैं, अपने फॉर्म के एट्रीब्यूट के अंदर आके हम यहाँ पे एक्शन को स्पेसिफाई कर देते हैं, और यहाँ पे ये आ रहा है action_page.php। तो ये क्या है, बेसिकली होता क्या है कि एक्शन इसलिए यूज़ होता है कि फॉर्म के सबमिट होने पे हम क्या एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, कि भाई ये फॉर्म जब सबमिट होता है तो इसका डाटा कहीं पे भेजना भी तो है ना। तो ये किस सर्वर पे, किस फाइल पे हमने भेजना है। जिस तरह ये हमारे साथ, ये हमारे पास ये फाइलें पड़ी हुई हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई ये जो फाइल, ये जो डाटा सारा फॉर्म का है, ये किस जगह पे जाए। तो मैं क्या करूँगा, डॉट / करूँगा। मैं index.html के अंदर इस सारे डाटा को भेज सकता हूँ, जो कि नहीं जाएगा। बेसिकली ये डाटा HTML के एक्सटेंशन के अंदर हम नहीं भेजते, हम जावास्क्रिप्ट या PHP के एक्सटेंशन के अंदर भेजते होते हैं। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बस बताया। तो यहाँ पे सिंपल हैश लगा देता हूँ एक्शन। तो फॉर्म क्या होता है, फॉर्म के दो एट्रीब्यूट हैं। यहाँ पे एक मेथड होता है कि हम पोस्ट का मेथड यूज़ करें या गेट का। गेट के अंदर हमारा डाटा सारा प्राइवेसी नहीं होती, एक्सपोज हो जाता है URL के अंदर। और दूसरा होता है हमारे पास एक्शन, कि हम क्या एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। और बाकी मैंने आपको ये सारा इनपुट बता दिया कि इनपुट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं।
टाइप होती है, प्लेस होल्डर है, नेम है, रिक्वायर्ड और वैल्यू उसकी होती है। ये सारी चीज़ें आज हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। इनपुट टाइप की हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी हैं। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लें, मैं वेट कर रहा हूँ, अदरवाइज़ हम मीटिंग एंड करते हैं। और आज आपको मैं 2 असाइनमेंट्स दूंगा, वेरी इजी। एक फॉर्म के अकॉर्डिंग होगी, फॉर्म के रिलेटेड होगी, वेरी इजी सी। आप आपको एक मैं सजेशन देना चाहूँगा कि आप ऐसा किया करें, जो कोड मैं सेंड करता हूँ आप उस कोड को देखें और उसको हूबहू एक नई फाइल में बनाने की कोशिश किया करें। लाइन बाय लाइन उसको देख के बनाते जाया करें, ना कि री इन्वेंट द व्हील करें। आप अपने सिरे से अगर कोशिश करेंगे तो वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छा है। लेकिन मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनको समझ नहीं आ रही या जिनसे कोड नहीं हो रहा अभी, तो वो ऐसा करें, जो कोड की फ़ाइल मैं शेयर करता हूँ उसी फाइल को सिंपल कॉपी कर लिया करें। एक एक लफ्ज़ को, एक एक लाइन को कॉपी करें, उसको चला के देखें एक एक चीज़ को, जैसे आपको समझ आए देखें। एक एक चीज़ जब आप करेंगे आपको समझ आएगी कि ये वाला वर्ड क्यों है, ये वाली लाइन क्यों है, किस वजह से है, ये लाइन अगर ना हो तो क्या होगा, अगर हो तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरह समझ आएंगी अगर आप मेरे वाला कोड सिंपल कॉपी पेस्ट करना भी शुरू कर दें। आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है अगर आप असाइनमेंट्स करें। लेकिन अगर आप असाइनमेंट नहीं करते, आपसे नहीं होती, एटलीस्ट आप इतनी कोशिश करें कि आप मेरे वाला कोड ही दोबारा कॉपी पेस्ट करके चलाने की कोशिश करें। एक एक लाइन अपने हाथ से, एक एक लफ्ज़ अपने हाथ से लिखा करें। तो क्वेश्चन पूछ लें, मैं वेट कर रहा हूँ 2-4 मिनट। तो अगर है क्वेश्चन किसी का, नहीं तो हम फिर वाइंड अप करते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, क्वेश्चन पूछें आप। सर जी एक दो स्टूडेंट हैं उनके पास लैपटॉप नहीं है, मंडे तक अरेंज हो जाएगा तो वो सर वो कैसे मैनेज करें? अच्छा, मैंने ऐसा किया है कि जो पहली क्लासेज है ना उनकी तो वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की, लेकिन आज की क्लास की मैंने रिकॉर्ड की है वीडियो। आई होप सो कि वो रिकॉर्ड हो रही है अभी भी। तो मैं क्या करूँगा कि मैं ना एक यूट्यूब का चैनल बना लेता हूँ। तो उस चैनल पे मैं जितनी भी ये वीडियोस होंगी ना रिकॉर्डिंग की, ये सारी की सारी मैं अपलोड कर दिया करूँगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि इनको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करूँ, स्टार्ट से और एंड से मैं काट दिया करूँ। जो जो हमारे थोड़े से सेशन होते हैं, ये बीच में से जितनी मैं कटिंग कर सकूँ उसकी मैं कर दूँ, थोड़ी बहुत एडिटिंग करके उसको मैं ना, और उसकी सेक्शनिंग भी मैं करूँगा कि हम किस सेक्शन में क्या पढ़ रहे हैं। तो ये मैं यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड कर दिया करूँगा। तो उसका लिंक आपके पास, वो यूट्यूब चैनल आपके पास होगा, आप उससे जब भी चाहें देख सकेंगे। तो मेरे पास तो यही है। सर जी वो असाइनमेंट के हवाले से जैसे ये तलहा भाई कह रहे हैं कि गिटहब पे हम कुछ कर लें, क्योंकि स्टूडेंट हमारे कुछ इतने एक्सपर्ट भी नहीं है, तो गूगल पे फ़िलहाल कर लें स्टार्टिंग में इसमें। गिट की तरफ मैं सोच रहा हूँ कि अभी हम ना जाएं। हम गिट की तरफ तब जाएंगे जब हम CSS को कर लेंगे, ताकि तब तक हमें अपना VS कोड और फाइल्स के अंदर मूव करना और मुख्तलिफ फ़ोल्डर्स के अंदर मूव करना, मल्टीपल फाइल्स को एक दूसरे के साथ मर्ज करना, इंटरेक्ट करवाना, और ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये सारी हमारी सॉल्व आउट हो जाएंगी तब तक, जब तक हम CSS कंप्लीट करेंगे। तो फिर जब हमें फ़ाइल्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, हमें कोड की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने लग जाएगी, तो फिर हम गिट को स्टार्ट करेंगे। तो वो बेस्ट टाइम होगा गिट करने के लिए मेरे ख्याल से। गिट को आई थिंक सो कि अभी हमें नहीं छेड़ना चाहिए। तो अभी तक के लिए असाइनमेंट्स का मेरे ख्याल में यही है कि मैं एक इमेज शेयर कर दिया करूँगा, तो वो इमेज को आपने देख के तो वो बनानी है। तो आप ना कोशिश ये किया करें कि कुछ बच्चों ने ऐसा किया था, कुछ दोस्तों ने ऐसा भी कर रखा था कि
दो दो फाइल्स बनाई हुई थी, मैंने दो इमेज सेंड की, उन्होंने दो फाइल बना ली हैं। तो आप ऐसा करें कि दो फाइल ना बनाया करें। मैं दो इमेज इसलिए सेंड की थी कि ये देखिए एक अलहदा चीज़ थी और दूसरी अलहदा चीज़ थी। तो आप ऐसा करें कि एक ही फाइल के अंदर सारे का सारा कोड रखा करें, एक ही फाइल के अंदर सारे का सारा कोड जितना भी आपने करना है वो रख लिया करें। तो ये मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा। सर फिलहाल जो असाइनमेंट है वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सबमिट कर दिया करें। जी मेरे ख्याल से तो यही बेस्ट है कि आप ना व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर किया करें। मैं वहाँ से देख लेता हूँ। आप अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें अपनी असाइनमेंट्स बना के, तो मैं वहाँ से देख लेता हूँ। कुछ बच्चों ने की थी तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि रियली मतलब दो क्लासेस में इतना अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है बच्चों को कि उन्होंने इतनी अच्छी असाइनमेंट्स की हैं। तो आप ग्रुप में ही शेयर कर दिया करें फ़िलहाल के लिए। तो गिट पे हम बाद में जाएंगे, वो हम एक प्रॉपर वे में हम गिट को स्टार्ट करेंगे और जावास्क्रिप्ट करेंगे, हम उसमें गिट को लेके चलेंगे साथ साथ, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी गिट होता क्या है, किस तरह से हम उसको प्रोफेशनली यूज़ करते हैं। चलें ठीक है, हम फिर मीटिंग को वाइंड अप करते हैं और कल से हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को ट्राई करेंगे। आप ऐसा करें कि ना सबके पास आई थिंक सो हैं लैपटॉप, अगर कोई मोबाइल से भी ज्वाइन कर रहा है तो वो ऐसा करें कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एक ना है, तो आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगी, तो उसको अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल कर लें। तो डेस्कटॉप में अगर आप अपने पीसी में देखें, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी बता दें। मुझे अभी पता नहीं है, मैं आज एक्सप्लोर करता हूँ उसको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को, फिर हम देखते हैं कि क्या उसमें क्या क्या ऑप्शन हैं क्या नहीं हैं। तो मैं देखता हूँ उसको एक्सप्लोर करके, फिर हम देखेंगे फर्दर।